गुड मॉर्निंग। शुरू करें। तो हम बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं और वो चैप्टर है अमालगमेशन, एब्जॉर्शन एंड एक्सटर्नल रिकंस्ट्रक्शन। क्योंकि हम पढ़ चुके हैं अलग से, इंटरनल अलग से पढ़ चुके हैं। वो एक अनदर चैप्टर है। जब एग्जिस्टिंग कंपनी में ही चेंजेस किए जाते हैं तो वो इंटरनल था, लेकिन अब जो हम पढ़ने वाले हैं वो एक्सटर्नल रिकंस्ट्रक्शन भी इसमें कवर होता है। अमालगमेशन, दो या दो से ज्यादा कंपनी जब मर्ज होती है एक नई कंपनी बनाकर तो वो होता है अमालगमेशन, और दूसरी ए कंपनी ने बी को एब्सॉर्ब कर लिया तो वो होता है एब्सॉर्प्शन, परचेज कर लिया, एक्वायर कर लिया, टेक ओवर कर लिया। और एक एक्सटर्नल रिकंस्ट्रक्शन भी इसी में कवर होता है, क्योंकि एक्सटर्नल में भी क्या होता है आप जानते हैं कि एक कंपनी जो वाइंड अप होना अपने आप को रिकंस्ट्रक्ट करना चाहती है और उसे ट्रिब्यूनल या लॉ या कोर्ट परमिट नहीं कर रहा तो कंपनी क्या करती है, क्योंकि उसको इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन अलाउ नहीं हो रहा, कंपनी एग्जिस्टिंग अपने कैपिटल कॉर्पोरेट स्ट्रक्चर में चेंजेस नहीं कर पा रही, तो क्या करती है कंपनी, एक कंपनी है वो चाहती है कि कुछ रिकंस्ट्रक्शन हो पर वो कर नहीं पा रही है, तो क्या करती है, एक कंपनी बना लेगी ए 2024 और वो ए 2024 एक कंपनी को टेक ओवर कर लेगी। इसके लिए कोर्ट की ट्रिब्यूनल की परमिशन नहीं लगती। तो उस केस में और जो चेंजेस वो एक कंपनी चाहती थी वो ए 2024 में चेंजेस कर लेगी, असेट को ले जाएगी रिवाइज वैल्यू पर, कैपिटल को ले जाएगी रिड्यूस वैल्यू पर, लॉसेस अपने आप वहां से हट जाएंगे, लॉसेस वहां नहीं पहुंच पाएंगे। तो जो वो चाहती थी वो सब हो जाएगा थ्रू दिस प्रोसेस, उसको कहते हैं एक्सटर्नल रिकंस्ट्रक्शन। तो वो भी टेक ओवर जैसा है, क्योंकि वो जो नई कंपनी है ए 2024 वो एक्वायर कर रही है ए लिमिटेड को, वो भी लाइक ए टेक ओवर ही है, अकाउंटिंग टेक ओवर जैसी होती है। तो इस चैप्टर में क्या क्या कवर है, अमलगमेशन मींस ब्लेंडिंग ऑफ टू और मोर देन टू कंपनीज बाय फॉर्मिंग ए न्यू कंपनी। दूसरा, वन कंपनी टेक ओवर एक्वायर परचेस अनदर कंपनी, वो टेक ओवर वो एब्जॉर्प्शन हो गया। एंड एक्सटर्नल रिकंस्ट्रक्शन, ये तीन चैप्टर इसमें कवर हैं। तो वो हम, और ये इम्पॉसिबल के एग्जाम में ना आए, आना ही है। मैं इसमें कोई जल्दबाजी नहीं करूंगा, कोई जल्दबाजी नहीं करूंगा इसके रिवीजन में। भले ही इसको रिवीजन में 2 दिन लगे, 2 अटेम्प्ट नहीं लगे, आप 2 अटेम्प्ट सुनो कि 2 अटेम्प्ट नहीं बोलते सर कि एक अटेम्प्ट इस अटेम्प्ट में, बाकी अगला रिवीजन अगले अटेम्प्ट में। 2 अटेम्प्ट नहीं, 2 दिन में हम इसको रिवाइज करेंगे, क्योंकि आप में से मैक्सिमम बच्चे तो पेपर फोड़ के आने वाले हैं। रहने दो, जिसको नहीं फोड़ना है वो ना फोड़े, अगला अटेम्प्ट है, इंस्टीट्यूट ने 10 अटेम्प्ट दिए हैं, लेकिन जिसको फोड़ना है वो तो फोड़ के आएगा। बोलो सही है ना? ठीक है। तो मेरे साथ साथ कौन है पेपर फोड़ के आने की तैयारी में? ये वेरी गुड। तो हम पेपर फोड़ के आएंगे। मैं आपको लिख के दे रहा हूं, यदि हम वो पेपर सॉल्व नहीं कर सकते तो हिंदुस्तान का दूसरा कोई बच्चा सॉल्व नहीं कर सकता। हमने क्या नहीं पढ़ा, क्या छोड़ा है, हमने मॉड्यूल पूरा कवर किया है, पास एग्जाम करके जाएंगे तो उससे बाहर पेपर नहीं आता। यदि हम नहीं कर पाए तो कोई भी नहीं कर पाएगा। तो हम सबसे ज्यादा नंबर लेकर आएंगे, ये श्योर है। तो चलिए, अमलगमेशन मैंने बताया, एबी लिमिटेड मिलकर क्या कर रही है, एबी लिमिटेड मिलकर ए और बी कंपनी मर्ज होना चाहती है, उन्होंने बना ली नई कंपनी एबी लिमिटेड, और इस नई कंपनी ने क्या किया, ए और बी को टेक ओवर कर लिया। तो जो ए लिमिटेड और बी लिमिटेड है उसको हम कहेंगे, ए और बी को क्या कहेंगे, इसको कहेंगे, इसको थोड़ा मुझे, ये नया है तो कैसे होगा भाई, इसको कैसे लार्ज करेंगे? इसको एक्सटेंड, प्लीज, पेज, एस्पेक्ट, मेनू, ऑटो, एचडीएमआई, सोर्स, पीसी, बुलाऊं उसको स्क्रीन को बड़ा करने के लिए? जूम, अच्छा जूम प्लस आ गया, ठीक है। अब ठीक है, हाँ ठीक है। तो ये हुआ, ए और बी लिमिटेड मर्ज हो गई, उसके लिए उन्होंने बना ली ए बी लिमिटेड न्यू कंपनी। ए बी को कहते हैं अमलगमेटेड कंपनी और ए एंड बी को कहते हैं अमलगमेटिंग कंपनीज। ए बी कंपनी सॉर्ट ऑफ परचेजिंग कंपनी हो गई और ए एंड बी कंपनीज हो गई वेंडर कंपनीज। इधर एब्जॉर्प्शन में ए कंपनी ने बी को एब्जॉर्ब कर लिया तो ए कंपनी होगी परचेजिंग, बी हो गई वेंडर। रिकंस्ट्रक्शन मैंने बताया था, एक्सटर्नल में क्या होता है, ए लिमिटेड है उसने ए 2024 बना ली तो ये हो गई रिकंस्ट्रक्टेड कंपनी, और उन्होंने क्या करा, अपनी बैलेंस शीट को, अब ये मैं नहीं बता रहा हूं, ये आप जानते हैं, ये ए लिमिटेड थी बिफोर रिकंस्ट्रक्शन और ये क्या बन गई, ए लिमिटेड 2024 न्यू कंपनी आफ्टर एक्सटर्नल रिकंस्ट्रक्शन। ये मुझे अब यहां पर आप जानते हैं कि इस पर एस एप्लीकेबल है, एस
14 एप्लीकेबल है। अब यहाँ पर हमें क्या क्या पढ़ना है, पीसी की कैलकुलेशन पढ़ना है जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है, उसके बगैर क्वेश्चन की शुरुआत ही नहीं होती। ये गलत तो सब कुछ गलत। इसमें आधा 50% पार्ट तो पीसी कैलकुलेशन होता है, और डेफिनेटली जो मार्क्स एलोकेशन होता है तो चेकर को इसके अलग से मार्क्स दिए जाते हैं कि जिसका पीसी सही हो उसको इतने नंबर दे दो, बाकी सब मत देखो। तो पीसी अपने आप में एक इंपॉर्टेंट कैलकुलेशन है, आगे की वैल्यूइंग उसी पर डिपेंड करती है। ये सही तो ये सही, क्वेश्चन सही नहीं तो गलत। तो पेमेंट मेथड, नेट एसेट मेथड और इंट्रिंसिक वैल्यू मेथड से भी पीसी निकलता है। हम तीनों सब देखने वाले हैं। फिर बुक क्लोजर पढ़ना पड़ेगा, पेंडर कंपनी का, कि बुक क्लोज कैसे की जाती है। ये कम पूछा जाता है लेकिन पूछा जा सकता है, इसके चांसेस भले 30% है लेकिन पढ़ना तो पड़ेगा। टेक कवर एंट्री इन द परचेजिंग कंपनी, ये ज्यादा पूछते हैं, मैक्सिमम केसेस में ये पूछते हैं कि परचेजिंग कंपनी, क्योंकि बुक क्लोज करना एक इतिहास है, लेकिन टेक कवर बुक्स में एंट्रीज ये करंट है, फ्यूचर है, तो ये ज्यादा पूछते हैं, टेक कवर एंट्री इन द बुक्स ऑफ परचेजिंग कंपनी। और फिर बैलेंस शीट भी पूछते हैं आफ्टर टेक कवर। टेक कवर के बाद की बैलेंस शीट बहुत ज्यादा जरूरी है। बैलेंस शीट के अंदर कई चैप्टर में बैलेंस शीट आने वाली है। बैलेंस शीट सही बनना चाहिए, नंबर 1। प्रॉपर नोट बनना चाहिए, नंबर 2। वर्किंग नोट, नंबर 3। और प्रेजेंटेशन भी जरूरी है, और टाइम मैनेजमेंट भी जरूरी है। आपकी बैलेंस शीट बनाना आती है, सही बनाना भी आती है, टोटल करना भी आता है, लेकिन टाइम बहुत लग रहा है तो वो यूजलेस है, होपलेस है। आपका सब कुछ टाइम मैनेजमेंट होना जरूरी है। अब यहां पर अमल कमीशन 2 तरह का होता है। एक होता है अमल कमीशन इन द नेचर ऑफ परचेज, एक इन द नेचर ऑफ मर्जर। दोनों के क्वेश्चन करने का तरीका इंटायरली डिफरेंट है, दोनों को हमें अलग अलग ढंग से पढ़ना है। इन द नेचर ऑफ परचेज, इन द नेचर ऑफ मर्जर। अब यहां पर यदि इन द नेचर ऑफ परचेज है तो जो अकाउंटिंग की मेथड लगती है वो लगती है परचेज मेथड ऑफ अकाउंटिंग, और यदि नेचर ऑफ मर्जर है तो मेथड लगती है पुलिंग ऑफ इंटरेस्ट मेथड। और देखिए, इन द नेचर ऑफ मर्जर होने के लिए 5 कंडीशन होना जरूरी है, जो हम आगे पढ़ेंगे। 5 कंडीशन होगी तो इन द नेचर ऑफ मर्जर, और यदि एक भी कंडीशन फुलफिल नहीं हुई तो इन द नेचर ऑफ परचेज मान लेते हैं। तो यदि आपको पूछे कि इन द नेचर ऑफ परचेज, इन द नेचर ऑफ मर्जर, तो 5 कंडीशन लिख के आओ। लेकिन वो मेथड ऑफ अकाउंटिंग की बात आ जाए तो वो अलग है कि अकाउंटिंग मेथड जो है ना, परचेज मेथड और पुलिंग ऑफ इंटरेस्ट मेथड का यदि डिफरेंस पूछ ले तो वो आंसर अलग जाएगा। इस पर थ्योरी आ सकती है। इन द नेचर ऑफ मर्जर किसको कहते हैं, तो 5 कंडीशन लिख के आओ। और मर्जर है, और यदि पूछे कि परचेज मेथड और पुलिंग इंटरेस्ट मेथड में क्या फर्क है, तो वो आंसर अलग जाता है। आपको पता है, वो मैं बताऊंगा। फिर यहां पर व्हेन अमल कमीशन इन द नेचर ऑफ मर्जर ऑल 5 कंडीशन आर एप्लीकेबल। अब उसमें जब हमने पहले चैप्टर पढ़ा था तो हमने इस तरफ ध्यान भी नहीं दिया था इन द नेचर ऑफ मर्जर क्या होता है। पहले पूरा परचेज पढ़ लिया था, इन द नेचर ऑफ परचेज, और बाद में इन द नेचर ऑफ मर्जर का मैंने रेफरेंस भी लिया था, क्योंकि शुरुआत में बताना कंफ्यूजिंग होता है, लेकिन अब कंफ्यूजिंग नहीं, अब हम पढ़ सकते हैं। इन द नेचर ऑफ मर्जर की 5 कंडीशन है, 3 प्रैक्टिकल 2 थ्योरेटिकल। मतलब ये मैंने अपने हिसाब से लिखी है, 3 प्रैक्टिकल और 2 आपको पता है। इसमें हेडिंग है पहला कंडीशन है ऑल असेट्स एंड लायबिलिटी ऑफ ट्रांसफरर कंपनी मस्ट बिकम्स असेट्स एंड लायबिलिटी ऑफ ट्रांसफरर। यदि ए कंपनी बी कंपनी को, मैं है आप है बी, मैंने आपको टेक ओवर किया है, तो आपकी सारी एसेट एंड सारी लायबिलिटी मेरी हो जाना चाहिए, आफ्टर अमालगमेशन हो जाना चाहिए। एक भी एसेट छोड़ के आ गया, केस छोड़ के आ गया, कोई लाइब्रेरी छोड़ के आ गया, तो वो इन द नेचर ऑफ मर्जर में नहीं आएगा। ऑल एसेट्स एंड लाइब्रेरी। दूसरा सेम बुक वैल्यू, जिस वैल्यू पर आपके यहाँ लिखी हुई है, जिस वैल्यू पर आपके यहाँ बुक्स में है, सेम वैल्यू पे मुझे रिकॉर्ड करना पड़ेगा। रिकॉर्ड करना पड़ेगा। हो सकता है आपकी लैंड 20 करोड़ की हो, मैं उसके लिए पे करूं 25 करोड़, वो अनदर मैटर है। एस ये नहीं कहता कि सेम बुक वैल्यू पर टेक ओवर करो, सेम बुक वैल्यू पर टेक ओवर करना नहीं लिखा है, मैं उसके लिए टेक ओवर 25 करोड़ करूं, लेकिन रिकॉर्ड मुझे सेम बुक वैल्यू पे करना पड़ेगा। मस्ट बी रिकॉर्डेड एट सेम, जिस वैल्यू पर आपके थी, तो सेम बुक वैल्यू का फंडा भी याद रखेगा। तीसरा, आपके हाँ आपके जो प्रेफरेंस शेयर होल्डर है उनको तो मैं प्रेफरेंस दे सकता हूं, लेकिन आप जो इक्विटी शेयर होल्डर है, मान लो आप प्रेफरेंस शेयर होल्डर है तो मैं आपको तो प्रेफरेंस शेयर दूंगा, लेकिन आप लोग इक्विटी शेयर होल्डर है तो मुझे आपका पीसी इक्विटी शेयर में ही चुकाना होगा। मैं आपको कैश नहीं दे सकता, डिवेंचर नहीं दे सकता, प्रेफरेंस शेयर नहीं दे सकता। आपका पूरा का पूरा पीसी इक्विटी शेयर में देना पड़ेगा, लेकिन फ्रैक्शन के लिए कैश दे सकता हूं। लेकिन जो आपके वो शेयर होल्डर, मान लो आप शेयर होल्डर में से जो डिसेंटिंग है, असंतुष्ट है, मेरी कंपनी में नहीं आना चाहता, मान लो ये स्टूडेंट मेरी कंपनी में आना नहीं चाहती कि नहीं भाई मुझे तो आपकी कंपनी में शेयर होल्डर नहीं बनना, मुझे तो मेरी मनी दे दो, मैं दूसरी कंपनी में लगा दूंगी, तो फिर मैं इनको कैश दे सकता हूं। लेकिन जो बाकी लोग, ये डिसेंटिंग है, असंतुष्ट है, मेरी कंपनी में शेयर होल्डर बनना नहीं चाहती, लेकिन मान लो बाकी लोग जो जिनकी कंसेंट है, उनको मुझे पूरा का पूरा पीसी
मेरे इक्विटी शेयर में ही देना होगा। फ्रैक्शन के लिए मैं कैश दे सकता हूं, अदरवाइज कैश अलाउड नहीं है। तो ये पीसी मस्ट बी डिस्चार्ज इन इक्विटी शेयर। तो 3 कंडीशन, ऑल असेट्स एंड लायबिलिटी नंबर 1, सेम बुक वैल्यू नंबर 2, पीसी मस्ट बी इन इक्विटी शेयर नंबर 3। ये तो वो कंडीशन जो प्रैक्टिकली हमको करनी पड़ती है, क्योंकि जब मैं टेक ओवर की एंट्री करूंगा तो आपकी सारी एसेट लायबिलिटी मेरे रिकॉर्ड करनी पड़ेगी, सेम वैल्यू पे रिकॉर्ड करनी पड़ेगी, और पीसी मुझे पेमेंट करना पड़ेगा इक्विटी शेयर में। अब 2 थ्योरेटिकल कंडीशन है जिसकी ज्यादा हमें प्रैक्टिकल में जरूरत नहीं पड़ती। सेम बिजनेस इंटेंडेड टू बी कंटिन्यू, आपका जो बिजनेस है वही बिजनेस मेरा मैं आगे चलाने का इरादा। मान लो आपका बिजनेस है होलसेल, तो मैं ऐसा नहीं कर सकता कि जब ले रहा हूं उसी वक्त मेरा इरादा है कि इसको मैं रिटेल में कन्वर्ट कर दूंगा। तो आपका बिजनेस होलसेल है तो मुझे टेकर के वक्त क्या तय है कि मैं वही होलसेल बिजनेस चलाना चाहता हूं। यदि आपका ऑयल मैन्युफैक्चरिंग प्लांट है तो मैं वही मैन्युफैक्चरिंग कंटिन्यू करने का इरादा रखता हूं एट द टाइम ऑफ टेक ओवर। ये जरूरी है। सेम बिजनेस इंटेंडेड टू बी कंटिन्यू बाय ट्रांसफरी कंपनी एट द टाइम ऑफ टेक ओवर। ये सेम बिजनेस वाली कंडीशन भी है, पर ये थ्योरेटिकल है ना। और 5वीं ये डिसेंडिंग है, 1 2 चलेगी, 2 चलेगी, 3 चलेगी, 4 लोग असंतुष्ट चलेगा, लेकिन सारे के सारे लोग असंतुष्ट हो जाए और एक शेयर होल्डर मेरी कंपनी में आने को तैयार हो तो मतलब नहीं। कम से कम पर्सन और पर्सन हैविंग 90% और मोर वोटिंग पावर इन ट्रांसफर कंपनी मस्ट बिकम शेयर होल्डर ऑफ ट्रांसफर कंपनी। 90% वाली कंडीशन भी जरूरी है, लेकिन प्रैक्टिकली ये क्वेश्चन में आता ही नहीं। प्रैक्टिकली 100% सारे शेयर होल्डर आ रहे होते हैं। असंतुष्ट का क्वेश्चन दिया ही नहीं गया। आज तक मैंने सीए फाइनल में नहीं देखा कि कोई डिसेंडिंग का क्वेश्चन दिया हो। मुझे दे मैं बना के दे सकता हूं, लेकिन जब फाइनल मैंने पढ़ाया वर्षों तक तब तक ये क्वेश्चन नहीं आया। अब क्या आएगा? तो डिसेंडिंग वाला क्वेश्चन प्रैक्टिकली आता ही नहीं। सारे के सारे शेयर होल्डर अग्री होते हैं मर्जर में और सभी को पीसी, इसलिए मैंने कंडीशन थ्योरेटिकल लिखे है। एग्जाम में 5 कंडीशन लिखकर आनी पड़ेगी आपको। अब आता है परचेज कंसीडरेशन। क्या स्पीड ठीक है? परचेज कंसीडरेशन पर आते हैं। ये हमारा प्रैक्टिकल एस्पेक्ट है परचेज कंसीडरेशन। देखिए पीसी में एक होता है असेट बेसिस से पीसी निकालना। यदि मैं आपको टेक ओवर कर रहा हूं तो मैं आपकी, और ये इंडियन नेचर ऑफ मर्जर और इंडियन नेचर ऑफ परचेज भूल जाओ। जनरली क्वेश्चन इंडियन नेचर ऑफ परचेज के होते हैं जब तक मर्जर ना कहा जाए। तो हम अभी आगे इंडियन नेचर ऑफ परचेज पर, इंडियन नेचर ऑफ परचेज में सब कुछ चल रहा है ये। अब मुझे आपका बिजनेस टेक ओवर करना है, आपको टेक ओवर करना है। मान लो आपके ट्रक ऐसे इतने घटिया हैं, इतने घटिया ट्रक हैं कि उसमें हॉर्न के अलावा सब कुछ बचता है, टायर अस्थि पंजर सब बेकार है। मुझे आपके ट्रक नहीं चाहिए, आपके 10 ट्रक अपने पास रखो, बाकी मशीनरी प्लांट बिल्डिंग डेटा स्टॉक सब लेने को तैयार हूं। तो फिर मैं आपका ट्रक एक्वायर नहीं करूंगा, तो फिर मैं उसके लिए पीसी भी आपको पे नहीं करूंगा। या मान लो आपकी गवर्नमेंट बॉन्ड की इन्वेस्टमेंट मुझे नहीं चाहिए, तो आप वहीं बेच खाओ, पैसा बांट लो, मुझे नहीं चाहिए, मैं टेक ओवर नहीं करूंगा। तो ऑल असेट नहीं, जो जो असेट में टेक ओवर कर रहा हूं उसके लिए पे करूंगा। तो यहां लिखा ऑल असेट टेकन ओवर, नॉट ऑल असेट। ऑल असेट नहीं, ऑल असेट जो मैंने ली है उसके लिए भी, और वो भी आपकी बुक वैल्यू पे नहीं करूंगा, उसकी हमारी अग्रीड प्राइस मार्केट वैल्यू करंट वैल्यू पे मैं आपको पे करूंगा। तो ऑल असेट टेकन ओवर एट अग्रीड प्राइस, जो आपके और मेरे बीच में नेगोशिएशन के द्वारा तय हो जाए वो पीसी में असेट के लिए पे करूंगा। तो ऑल असेट ली जाएगी अग्रीड प्राइस पर, लेस करनी होगी ऑल इमीडिएट पेबल वैल्यू। यदि आपके क्रेडिटर 5 करोड़ के हैं पर आपने उनसे सेटलमेंट 4 करोड़ पे कर लिया है आपने खुद ने, तो मुझे फिर 4 करोड़ देना है, तो मैं फिर 4 करोड़ ही लेस करूंगा। लेकिन आपके डिवेंचर होल्डर 7 से 10 करोड़ के थे पर आप उनको 10.5 पर रिडीम करने वाले हैं, तो मेरे लिए पेबल वैल्यू आपने उनसे 10.5 का तय कर रखा है, तो मुझे भी उनके लिए 10.5 पे करना पड़ेगा आपके कहने पर। तो मैं यहाँ पर डिवेंचर को लेस करूंगा 10.5 की पेबल वैल्यू पर। तो डिवेंचर ऑलवेज, डिवेंचर एंड ऑल लायबिलिटी विल बी डिडक्टेड एट पेबल वैल्यू, असेट एट अग्रीड प्राइस करंट वैल्यू मार्केट वैल्यू पर, लायबिलिटी एट, और सिर्फ वही असेट लूंगा जो मैंने टेक ओवर की है और वही लायबिलिटी लूंगा जो मैंने टेक ओवर की है। आपका एक लायबिलिटी है इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर, वो आप खुद पे कर रहे हो, मैं उसको टेक ओवर नहीं कर रहा हूं तो मैं यहाँ लेस भी नहीं करूंगा। तो ये है, ये आ गया नेट असेट टेकन ओवर। और ये यदि मैं आपके नेट असेट इतनी टेक ओवर कर रहा हूं तो डेफिनेटली पीसीबी में आपको इतना ही दूंगा। और वैसे देखा जाए ना तो ध्यान, उस वक्त में ये हिम्मत नहीं कर सकता था, हिम्मत तो आज भी नहीं होती पर अब तो करनी पड़ेगी। ये जो पीसी आया ना, ये यही तो है पीसी फॉर शेयर होल्डर, क्योंकि यूजुअली लायबिलिटी में डिवेंचर भी आ जाते हैं और क्रेडिट भी आते हैं। और लायबिलिटी में मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन क्या, मैं तो आप भूल जाओ, सब डिवेंचर भी टेक ओवर कर ही लेता हूं मैं। आपके डिवेंचर भी मैंने लिए, क्रेडिटर भी ले लिए। क्रेडिटर को मैं पे करूंगा तुरंत, नहीं, क्रेडिटर को पे करूंगा ड्यू डेट पर। आपने उधारी 1 महीने की ली है तो मैं 1 महीने बाद पे करूंगा, आपकी उधारी 3 महीने की तो मैं 3 महीने बाद पे करूंगा। लेकिन डिवेंचर, आपके डिवेंचर को मैंने लिया है तो मुझे उनको नए डिवेंचर तुरंत इशू करने पड़ेंगे ताकि उनको इंटरेस्ट का लॉस
तो आपके बस क्रेडिट भी मैंने लिए हैं, डिवेंचर भी मैंने लिए हैं, बस उनके पेमेंट में टाइम गैप है, तो दोनों लाइबिलिटी मैंने ली है। जब दोनों में लाइबिलिटी मैंने ली है और मैं आपको उसके लिए मैं पे करने वाला हूं, आप इक्विटी शोल्डर हैं, आप प्रेफरेंस शोल्डर हैं, आप डिवेंचर शोल्डर हैं, तो आपको मैं पे नहीं कर सकता। क्यों? आपको पे करने वाला लिक्विडेटर बैठा है आपका, ये प्रेफरेंस शोल्डर है, ये भी है शोल्डर, इनको भी पे मैं नहीं कर सकता, मैं परचेजिंग कंपनी, इनको भी पे करेगा लिक्विडेटर। लेकिन डिवेंचर शोल्डर मैं टेक ओवर कर लूंगा, उसका पेमेंट मैं करूंगा। क्रेडिटर मैं टेक ओवर कर लूंगा, मैं पे करूंगा। तो क्रेडिटर टेक और डिवेंचर होल्डर का पेमेंट परचेजिंग कंपनी करती है, लेकिन प्रेफरेंस शोल्डर और इक्विटी का पेमेंट परचेजिंग कंपनी कभी डायरेक्ट कैसे कर सकती है? बीच में कौन बैठा है? तो मैं पहले उसको दूंगा, वो आपको देगा, मैं डायरेक्ट आपको कैसे दूंगा? यदि मैं आपको डायरेक्ट दे दूं तो बेचारा लिक्विडेटर के यहाँ पर भजन करने के लिए बैठा है, वो अगरबत्ती लगाकर भगवान की पूजा करने के लिए नहीं बैठा, बल्कि आपको पेमेंट देने के लिए बैठा है। पर उसकी जवाबदारी है कि जब तक सारी आउटसाइड लाइबिलिटी का पेमेंट ना हो जाए तब तक आपको पेमेंट 1 रुपए भी ना पहुंच पाए। ये ऑब्लिगेशन उस कलकत्ता में बैठे हुए लिक्विडेटर का है। वो जानता है कंपनी में कौन कौन सी लाइबिलिटी है, डन, नोन, अननोन, रिकॉर्डेड, अनरिकॉर्डेड। मैं इन दोनों में बैठकर परचेजिंग कंपनी कोलकाता की कंपनी को टेक ओवर कर रहा हूं, तो मुझे क्या पता कि कोलकाता में कौन कौन क्लेमेंट है, कौन कौन सी लाइबिलिटी है, रिकॉर्डेड, अनरिकॉर्डेड। तो मैं क्या करूंगा? मैं आपकी लाइबिलिटी जो टेक ओवर कर इसको तो मैं फ्यूचर में पे कर दूंगा, लेकिन आप प्रेफरेंस और इक्विटी शेयर को मैं पे नहीं करूंगा, बल्कि कौन पे करेगा? तो इक्विटी शेयर का पेमेंट मैं लिक्विडेटर को दूंगा, प्रेफरेंस का पेमेंट लिक्विडेटर को दूंगा, लेकिन उनका पेमेंट डिवेंचर का मैं दूंगा, क्रेडिटर का पेमेंट मैं दूंगा। तो बस वही दो चीज में। तो यहां पर जब क्रेडिटर और डिवेंचर को पेमेंट मैं करके यहां पे ले लिया है मैंने पेरोल पर, तो ये पेमेंट किसकी जेब में जाने वाला है? ये पेमेंट जाने वाला है शेयर की, क्योंकि डिवेंचर मैंने ले लिए, मैं पे करूंगा, क्रेडिटर मैंने ले लिए, मैं पे करूंगा। तो फिर आपको पे करेगा लिक्विडेटर। तो ये नेट एसेट किसके लिए बची? तो एक्चुअल में ये नेट एसेट टेकन ओवर का मतलब भी क्या होता है? इट इज फॉर, और आगे जाके AS14 में पीसी की डेफिनेशन में बताया गया है, जो मैं आपके सामने पेमेंट मेथड आई रही है। पहली बार तो हमने पहले असेट मेथड पढ़ी थी हफ्ते भर तक, पेमेंट मेथड तीसरे चौथे 5 दिन आई होगी, यहाँ तो तुरंत आ गई। अब यहाँ पर पेमेंट मेथड भी समझना पड़ेगी। यदि एक्चुअल में जो पीसी कैसे भी निकल सकता है, ये किताब के क्वेश्चन या मॉड्यूल के क्वेश्चन बनाने वाले पर डिपेंड करता है कि वो पीसी किस मेथड से चाहता है। जब भी पीसी वैसे निकलता है तो असेट देखकर ही निकलता है। आपके यहाँ असेट ज्यादा अच्छी होगी तो मैं आपको पेमेंट ज्यादा दूंगा, तो पेमेंट मेथड का बेस तो असेट ही होती है। बस क्वेश्चन बनाने वाला कौन सी मेथड से पीसी निकलवाना चाहता है, ये इंपॉर्टेंट है। अब देखिए, फिर भी मैं प्रैक्टिकली बताऊं, यदि मैं आपकी असेट गिन गिन कर और लाइबिलिटी गिन गिन कर उनकी वैल्यू तय करके पेमेंट कर रहा हूं, तो वो पीसी हो गया बाय नेट एसेट मेथड। लेकिन मैंने कहा ये छोड़ो, इतनी बारीकी से हम पीसी नहीं निकालते। मैंने एक थोड़ा ब्रॉड वे में चलो, शॉर्टकट चलो भाई। असेट देख ली, हाँ असेट और लाइबिलिटी में देखूंगा जरूर। उसके बाद मैंने देख लिया, आपने भी आपको तो पता ही है आपकी असेट लाइबिलिटी, मुझे भी पता है। उसको देख के मैंने कहा चलो प्रेफरेंस शेयर होल्डर वालों, आपको मैं आपके 1 शेयर के बदले मेरा 1 प्रेफरेंस शेयर दे दूंगा और 20 रुपए प्रति शेयर कैश भी दे दूंगा। आपके 1 शेयर के बदले 1 प्रेफरेंस दे दूंगा मेरा 120 रुपए वाला, और 10 रुपए प्रति शेयर कैश भी दे दूंगा। और आप इक्विटी शेयर होल्डर, आपको भी मैं प्रति शेयर 25 रुपए कैश दे दूंगा, और आपको हर 2 के बदले मेरे 3 शेयर दे दूंगा। आपके 2 शेयर की वैल्यू शायद मेरे 3 शेयर के बराबर होगी, तो मैं आपके हर 2 शेयर के बदले आपको 3 शेयर मेरे दे दूंगा। ये मैंने यदि तय कर लिया, जब ये तय हो गया कि मैं आपको क्या क्या वक्त कितना कितना, ये हम हिंदुस्तानी है पर हमें हिंदी बोलने में निहायत ही शर्म आती है। क्या क्या वक्त कितना कितना बहुत अच्छा सेंटेंस है, पर इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों को जो इंग्लिश गांव ब्रिटेन के गांव से बढ़ के आए ना, याद आया वो डायलॉग? क्योंकि हमें ना हिंदी समझ में आती है ना इंग्लिश हम जानते हैं, तो याद है आपको क्या क्या वक्त कितना कितना का इंग्लिश क्या बोलूं? मोड ऑफ पेमेंट एंड क्वांटम ऑफ पेमेंट बोथ आर गिवन। ये भी समझ नहीं आता, मैंने कहा ना, नहीं ये भी समझ नहीं आएगा, हिंदी भी नहीं आएगी, इंग्लिश भी नहीं आएगी। तो मैं हिंदी में बोलता हूँ, मैं तो हिंदुस्तानी हूँ, हिंदी मीडियम से मैंने सीए किया है, फाइनल वाली इंग्लिश में किया हो, लेकिन मेरी आपकी इंग्लिश इतनी भी खराब नहीं जैसी आपकी है। तो अब मुझे इंग्लिश भी पता है, हिंदी भी पता है। बोलूं क्या क्या? परचेजिंग कंपनी द्वारा वेंडर कंपनी के शेयर होल्डर को, इनको नहीं, ये तो डिवेंचर होल्डर है, इनको नहीं, ये तो क्रेडिटर, ये प्रेफरेंस होल्डर, परचेजिंग कंपनी वेंडर कंपनी के शेयर होल्डर को क्या क्या दिया? कैश दिया, ये दिया, ये दिया, क्या क्या दिया, वह कितना कितना दिया। ये इसका जवाब क्वेश्चन में पूरी तरह से अवेलेबल हो तो फिर पीसी पेमेंट मेथड से ही निकलेगा, फिर असेट से नहीं निकल सकता। लेकिन यदि इसमें से कोई भी कड़ी गायब हो, कोई भी इंफॉर्मेशन अननोन हो, तो फिर पीसी नेट एसेट निकलेगा। क्या क्या मतलब? एक तो मोड ऑफ पेमेंट मतलब कैश दे रहे हैं, जैसे मैं आपको कैश दे रहा हूं, आपको भी कैश दे रहा हूं, यदि दे रहा हूं तो आपको प्रेफरेंस शेयर, आपको इक्विटी शेयर, तो ये मोड ऑफ पेमेंट भी दिया है
और क्वांटम ऑफ पेमेंट भी दिया है तो पीसी पेमेंट मेथड से निकलता है। यदि इसमें से कोई भी एक इन्फॉर्मेशन हिडन अननोन है तो फिर पीसी नेट एसेट से निकलता है। उसके हम प्रैक्टिकल कुछ भी देखेंगे। तो एक होती है नेट एसेट मेथड, एक पेमेंट मेथड। पेमेंट मेथड आपको पता है कि मैं प्रेफरेंस शेयर को कैश दे रहा हूँ, प्रेफरेंस वालों को 8 या न्यू प्रेफरेंस शेयर दे रहा हूँ, इक्विटी शेयर को कैश दे रहा हूँ, इक्विटी शेयर को 2000 इक्विटी शेयर दे रहा हूँ 120 वाले। यदि ये सब कुछ दिया हो, क्या क्या वह कितना कितना, तो फिर ये जो इसका एग्रीगेट ही पीसी है। और वैसे भी एस पर एस 14 पीसी मीन्स, अब मैं पीसी के डिफरेंस में आता हूं। परचे ओ मैंने डिफरेंस तो लिखी नहीं, पर मुझे तो याद है पीसी की डिफरेंस। मैं भूल के सॉरी लिख के नहीं लाया। अरे आप मत बोलो, आप विद्वान हो, इतने लोग बोलोगे तो मैं कैसे बनाऊंगा। तो पीसी मीन्स टोटल और एग्रीगेट ऑफ शेयर डिवेंचर और एनी अदर सिक्योरिटी इशूड। शेयर डिवेंचर और, हाँ मैं पेमेंट में आपको डिवेंचर दे सकता हूं। जैसे डिवेंचर को जो दूंगा वो पीसी में नहीं आएगा, इनको कैश दी नहीं आएगा, इनको शेयर दिए नहीं आएगा। लेकिन आपको मैं कैश दूं, आपको मैं चेक दूं, मैं आपको गोल्ड दूं, मैं आपको सिल्वर दूं, मैं आपको शेयर्स दूं, मैं आपको डिवेंचर दूं, मैं आपको जूते बोला था, मैंने शूज नहीं बोला था, मैंने शूज नहीं बोला था, मैंने जूते बोला था। आप मैं तो बेशर्म हूं। तो मैं आपको मैंने जूते दिए, मतलब ऐसा थोड़ा कि जूते मारे। मेरी शू कंपनी थी जिसमें एक एक शूज 10-10 20-20 हजार का है। अब मेरी कंपनी बंद हो रही है, मैं आपको पेमेंट में क्या दे रहा हूं, एक एक जोड़ी जूते 20-20 हजार रुपए के। तो ये भी तो पीसी पेमेंट में हुआ कि नहीं हुआ। तो मैंने परचेसिंग कंपनी द्वारा वेंडर कंपनी को जो कुछ दिया जाए, फिर अल्टीमेटली टोटल ऑफ शेयर्स डिवेंचर और एनी अदर सिक्योरिटी इशूड एंड पेमेंट मेड इन कैश और इन एनी अदर फॉर्म बाय परचेजिंग कंपनी फॉर द शेयर होल्डर ऑफ वेंडर कंपनी, उसका एग्रीगेट पीसी होता है। क्रेडिट को जो दूंगा वो पीसी में नहीं जोड़ा, क्योंकि वो मैं ये जो लिक्विडेटर है, दिख रहा है लिक्विडेटर यहाँ बीच में, मुझे किसी को बैठा लेना था, आज गलती हो गई। एक कोई लिक्विडेटर बैठा है, इसको मैं जो दूं आपके लिए वो पीसी में आएगा। लेकिन क्रेडिट को मैं इसके लिए दूं, इसको नहीं दूंगा। क्रेडिट का पेमेंट मैं 2 महीने बाद खुद करूंगा। डिवेंचर वालों को मैं सीधे डिवेंचर इशू करने वाला हूं, तो ये लिक्विडेटर बीच में नहीं आएगा। तो लिक्विडेटर को आपके लिए जो कुछ दूं वही पीसी में आता है, उसका एग्रीगेट ही पीसी है। तो ये मैंने बताया, क्लियर आपको। तो एक पीसी की होती है एसेट मेथड, एक पीसी की होती है पेमेंट मेथड। क्या यहां तक क्लियर है। अब आता है इंट्रिंसिक वैल्यू मेथड। ये मैंने पता नहीं कब जाके समझाई थी, आज इसका नंबर इतनी जल्दी आ गया। इंट्रिंसिक वैल्यू मतलब क्या होता है, यदि आज कंपनी, मान लो आप भी कंपनी हो, मैं कंपनी हूं, दोनों की इंट्रिंसिक वैल्यू यूजफुल हो सकती है शेयर की वैल्यू पीसी निकालने में। मान लो दोनों की फेस वैल्यू 100 रुपया है, मैं आपकी कंपनी को खरीद रहा हूं, मैं एक कंपनी हूं, आप भी कंपनी है, और दोनों के फेस वैल्यू 100 है, पर आपके एक शेयर की वैल्यू 300 है। आपके एक शेयर की मार्केट वैल्यू, इंट्रिंसिक वैल्यू बताऊंगा क्या मतलब होता है। आपकी शेयर की एक वैल्यू मान लो भी, आपके शेयर की वैल्यू 300 है, मेरे एक शेयर की वैल्यू 150 ही है। आपकी कंपनी को मैं खरीद रहा हूं, पर आपके शेयर की वैल्यू 300 है, मेरे शेयर की वैल्यू, तो मुझे आपके हर एक शेयर के बदले मेरे 2 शेयर करने पड़ेंगे। तो ये जो स्वेपिंग रेशियो ऑफ एक्सचेंज निकला, वो किस बेस निकला, वैल्यू ऑफ शेयर के बेस पे निकला कि नहीं निकला। तो वैल्यू मतलब यही तो पीसी निकालने में काम आएगा। तो पीसी इसी तरह से निकलेगा कि आपको मैं पीसी उसी वैल्यू के बेस पे दूंगा। तो वो वैल्यू होती है, एक होती है शेयर की फेस वैल्यू जो आप जानते हैं, जिस पर डील कभी नहीं होती, फेस वैल्यू पर डील कभी नहीं होती। दूसरी होती है मार्केट वैल्यू, पर मार्केट वैल्यू तो यूक्रेन में एक बम गिर जाए तो वैल्यू डाउन, यूक्रेन ने उधर बम गिरा दिया रशिया में तो वैल्यू डाउन। तो मतलब ये एक एक बम से जब वैल्यू फ्लक्चुएट होती है तो उसके उस मार्केट वैल्यू पर कोई वो रिलायबल नहीं होती, वो मार्केट के कई सारे फैक्टर पर डिपेंडेंट करती है। तो उस केस में यदि बांग्लादेश में जो अभी घटना हुई उसके मार्केट हराम हो गया, मतलब कहीं भी कुछ हो जाए तो मार्केट पर इफेक्ट आ जाता है, तो मार्केट बहुत सेंसिटिव होता है। तो वो रेट, मार्केट रेट बड़ी डील के लिए रिलायबल, वो स्टेबल नहीं होते, वो रिलायबल नहीं होते। इसलिए डील जो की जाती है न फेस वैल्यू पर न मार्केट वैल्यू पर, बल्कि एक नई वैल्यू निकाली जाती है, दैट इज कॉल्ड इंट्रिंसिक वैल्यू। उसमें क्या करते हैं, प्लीज हेलो प्लीज अभी तो बख्श दो मुझे, और आप लोगों के बेस से तो बिल्कुल भी उम्मीद नहीं है कि आप ऐसा करोगे, आपको मुझे बोलना पड़ेगा। बातचीत इस दौर में आप इतनी स्पीड से पढ़ाओ, उसमें आप बातचीत कर सकते हो बेटा, फिर आपको घर देख के बाहर गार्डन में बैठ के पढ़ो तो ज्यादा बेहतर होगा। तो देखिए इंट्रिंसिक वैल्यू मतलब आपकी कंपनी आज लिक्विडेट हो जाए, आज बंद हो जाए, बंद हो नहीं रही ना, आप वैसे तो आपकी बंद हो रही है, कर्म ही है ऐसे आपके, सॉरी, पर आपकी कंपनी बंद हो रही है क्योंकि मैं आपको टेक ओवर कर रहा हूं। पर मान लो मेरी कंपनी, अब मेरी कंपनी बंद तो नहीं हो रही क्योंकि मैं तो आपको टेक ओवर कर रहा हूं, पर मेरी कंपनी झूठ मूठ में अज्यूम करो कि बंद हो जाए, तो मेरे इक्विटी शेयर को प्रति शेयर आज क्या मिलेगा, वही है उसकी इंट्रिंसिक वैल्यू।
और वही आपका है। मतलब क्या करे जाएगा, यहां पर जब निकालनी है इंटरेस्ट वैल्यू तो क्या मतलब हुआ कि मेरी कंपनी यदि आज बंद हो जाए तो मेरे इक्विटी शेयर को प्रति शेयर आज कितना मिलेगा, प्रति शेयर प्रेफरेंस वगैरह घटाने के बाद इक्विटी शेयर को जो मिलेगा वही क्या है, इंट्रिंसिक वैल्यू। और आपका भी वही करना पड़ेगा कि आपकी कंपनी वैसे बंद हो भी रही है तो यदि आप मुझे बिजनेस नहीं बेच रहे होते, यानी आप खुद अपने लिक्विडेशन खुद कर रहे होते, तो आपको आप इक्विटी शेयर को प्रति शेयर जो मिलता वही आपकी इंट्रिंसिक वैल्यू होती है। यदि वो आपका एक शेयर पर आपको पता है कि आप मुझे नहीं बेच रहे होते, कंपनी बंद कर कर आप असेट को रियलाइज कर लाइबिलिटी पे ऑफ कर प्रेफरेंस को पे करके आपके पास 300 रुपये प्रति शेयर बच रहा था, तो मुझे आपको 300 रुपये प्रति शेयर पे करना पड़ेगा, तो वही तो बीसी का बेस बनेगा, तो उसको बोलते हैं इंट्रिंसिक वैल्यू। वो कैसे निकलती है, अब यहां पर आपकी और मेरी यदि दोनों की वैल्यू इंपॉर्टेंट है, आपकी इंट्रेंसिक वैल्यू इंपॉर्टेंट है पीसी का अमाउंट निकालने में, और मेरी इंट्रिंसिक वैल्यू इंपॉर्टेंट है मोड ऑफ पेमेंट, नंबर ऑफ क्वांटम ऑफ पेमेंट निकालने में। मान लो आपके प्रति शेयर वैल्यू 300 है, फेस वैल्यू 100 है, पर इंट्रिंसिक वैल्यू 300 है। वैसे आपके 10,000 शेयर हैं, 10,000 शेयर हैं आपके, और प्रति शेयर तो मुझे आपके 10,000 शेयर को प्रति शेयर 300 तो देना है, तो 10,000 इंटू 300 30 लाख पीसी पेबल टू इक्विटी शेयर आ गया, उसमें प्रेफरेंस शामिल नहीं है, यह आ गया पीसी पेबल टू, तो मुझे 10,000 इंटू 300 30 लाख का पीसी आ गया पेबल टू इक्विटी शेयर। ये पीसी का, इससे पीसी निकला कि नहीं निकला, और 30 लाख देने के लिए डिवाइड बाय मेरा एक शेयर 150 रुपए का है, तो 30 लाख डिवाइड बाय 150 ये आ गया 20,000 शेयर, तो मुझे आपको पीसी नहीं 30 लाख डिवाइड बाय 150, हाँ 20,000 शेयर, तो ये आ गया 20,000 शेयर, तो मुझे आपके 10,000 शेयर के बदले मेरे 20,000 शेयर, वही आ गया ना स्वेप रेशियो 1:2, मतलब आपके एक शेयर के बदले मुझे मेरे 2 शेयर देने पड़ेंगे, आपके 10 शेयर के बदले मेरे 20,000 शेयर देने पड़ेंगे। इज इट क्लियर? तो क्या जो आपका पीसी निकला 30 लाख वो निकला आपकी इंटरेस्ट वैल्यू के बेसिस पर, और जो मोड ऑफ पेमेंट निकला कितना क्वांटम कितने दूं वो मेरे इंट्रिंसिक वैल्यू के बेसिस पर निकला है। तो आपकी इंट्रिंसिक वैल्यू काम आती है पीसी का अमाउंट निकालने में, और मेरी इंट्रिंसिक वैल्यू काम आती है नंबर ऑफ शेयर टू बी इशूड बाय परचेजिंग टू वेंडर, वो निकालने में। इज इट क्लियर? अब बताओ, इतनी बातें, इतनी बारीक बातें, 30 स्पीड से बोल रहा हूँ, इस बीच में आप बात करोगे तो क्या आपको समझ में आएगा? बिल्कुल नहीं आएगा, फिर तो आपका आने का मतलब ही नहीं है। तो देखिए ये यहाँ पे लिखा, अब पीसी निकाले कैसे इंट्रिंसिक वैल्यू, क्योंकि क्वेश्चन इंट्रिंसिक वैल्यू के भी आते हैं, मॉड्यूल में भी दिए हैं, एग्जाम में आ सकते हैं। अब यहाँ पर यदि निकालनी है इंट्रिंसिक वैल्यू, तो अब ये नहीं देखेंगे कि मैं आपकी ट्रक ले रहा हूँ कि नहीं ले रहा हूँ, आपके इन्वेस्टमेंट ऑल असेट आएगी। यहाँ पर क्या आएगी? ऑल असेट टेकन ओवर नहीं, वहां था ऑल असेट टेकन ओवर, पर यहाँ क्या आएगा? ऑल असेट। आपके ट्रक जर्जर अवस्था में, पर मैं उसको टेक ओवर नहीं कर रहा हूं, तो वहां असेट मेथड में वो नहीं लूंगा पीसी निकालते वक्त, क्योंकि उसके लिए मैं पे नहीं करूंगा। लेकिन यहाँ तो आपकी ऑल असेट, क्योंकि आप कंपनी लिक्विड करो तो आपको ट्रक का पेमेंट भी मिलता, तो यहाँ पर क्या आएगी? ऑल असेट वेदर टेकन ओवर और नॉट एट एग्रीड वैल्यू लेस ऑल लायबिलिटी टेकन ओवर और नॉट एट फेयर वैल्यू। लेकिन यहाँ पर एक चीज और लेस होगी, क्लेम ऑफ प्रेफरेंस होल्डर, क्योंकि हमें तो वैल्यू निकालनी है इक्विटी वालों की इंटरेस्ट। तो यहाँ पर क्लेम, यदि ये प्रेफरेंस होल्डर बुक्स में लिखे हैं 20 करोड़ के, पर इन्हें आपने देना तय कर रखा था 22 करोड़, तो इनकी पेबल वैल्यू रिडम्पशन वैल्यू तो 22 होना, तो यहां पर आएंगे 8 रिडम्पशन वैल्यू, नॉट 8 बुक वैल्यू, रादर रिडम्पशन वैल्यू पर आएगा, क्योंकि 22 करोड़ देगी तो जो बचेगा इक्विटी को मिलेगा। तो यहां पर प्रेफरेंस का क्लेम भी घटेगा और वो घटेगा 8 रिडम्पशन वैल्यू। फिर क्या बचा? नेट असेट अवेलेबल टू, और इसको डिवाइड करेंगे नंबर ऑफ इक्विटी शेयर से, तो निकलेगी इंट्रिंसिक वैल्यू पर शेयर। क्या ये आपको 100% क्लियर है? तो यहां पर ऑल असेट लेंगे टेकन ओवर या ऑल असेट, हाँ पीसी जब नेट असेट से निकल रहा है तो ऑल असेट टेकन ओवर, लायबिलिटी भी टेकन ओवर, लेकिन यहाँ पर वो वर्ड नहीं है, यहाँ पर ऑल असेट ऑल लायबिलिटी एंड क्लेम ऑफ प्रेफरेंस भी घटेगा। वहां पर सिर्फ असेट एंड लायबिलिटी घटी थी, वो पीसी आ गया था, क्योंकि ये था पीसी फॉर शेयर होल्डर, इसमें इक्विटी प्रेफरेंस दोनों आ गए। लेकिन यहाँ पर ये हम निकाल रहे हैं वैल्यू ऑफ इक्विटी शेयर, क्योंकि इंट्रिंसिक वैल्यू हमेशा इक्विटी की निकलती है, तो इस तरह से निकलेगी इंट्रिंसिक वैल्यू। अब देखिए, एक कंपनी है उसके 10,000 शेयर है, बी कंपनी है जिसके 5,000 शेयर है, एक कंपनी परचेस कर रही है बी को, और दोनों की फेस वैल्यू 100 है, पर इंटरेस्ट वैल्यू ए की 150 है, बी की 120 है। तो अब यहाँ पर जब स्वेप रेशियो निकालना आ जाए, एक्सचेंज रेशियो निकालना आ जाए, तो दोनों की रखो इंट्रिंसिक वैल्यू। अब देखो कैसे निकलता है पीसी, समझना, दोनों की 5 या 2 तरह की पीसी निकालने के, 2 तरह के बता रहा हूँ मैं आपको पीसी निकालने के, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए थोड़ा सा रिपीटेशन होगा तो चलेगा। जैसे आप बी कंपनी हो, मैं ए कंपनी हूँ, मेरा शेयर 150 का है, आपका शेयर 120 का है, तो मैं आपको आपके एक के बदले मैं अपना एक शेयर छोड़ा दूंगा, आपका एक शेयर 120 का है, मेरा 150 वाला शेयर क्यों दूंगा? तो फिर वो रेशियो सही नहीं बैठ रहा, 1:1 का रेशियो सही नहीं बैठ रहा। तो क्या करेंगे? ऐसी संख्या से गुणा करो दोनों में, नीचे अमाउंट सेम आए,
120 और नीचे यहाँ भी 600 आया, यहाँ भी 600 आया, कब? जहाँ यहाँ गुणा किया गया 4 का, यहाँ गुणा किया गया, तो मतलब आपके 5 शेयर मेरे 4 शेयर के बराबर हैं, तो मैं आपके हर 5 शेयर के बदले मेरे 4 शेयर इशू करूंगा। इससे नंबर ऑफ शेयर निकल जाएंगे। तो यदि आपके हर 5 शेयर के बदले में 4 शेयर इशू करूंगा, तो आपके 5 शेयर के बदले में आपको मेरे 4000 शेयर इशू करूंगा 150 वाले। तो मैं आपको कितना पेमेंट देने वाला हूं? 6 लाख रुपीस का पेमेंट देने वाला हूं आपका। तो ये हो गया पीसी फॉर इक्विटी शेयर होल्डर, करेक्ट? ये है पीसी फॉर इक्विटी शेयर होल्डर। या फिर ये पीसी निकल गया बाय एक्सचेंज रेशो। क्या समझ में आया होगा? दूसरा एक और तरीका बेटा, जो मैंने एक्सचेंज रेशो निकाल रखा था 5 के बदले, अच्छा एक तरीका वो तो हमने ऊपर कर लिया, 5 के बदले 4, तो 5 शेयर के बदले 4000 शेयर एक इशू होंगे 150 वाले, वो तो पीसी आ गया 6 लाख। एक और मेथड है, आपका एक शेयर कितने का? 120 का। आपके कितने शेयर हैं? 5000। प्रति शेयर मुझे आपको देना है 100, तो मुझे आपको कितना देना हो गया? 6 लाख देना हो गया। तो 6 लाख पीसी आ गया, 6 लाख पीसी ऐसे आ गया ना, और 6 लाख डिवाइड बाय, तो पीसी तो 6 लाख आ गया, और 6 लाख का पेमेंट करने के लिए मैं कितने शेयर इशू करूंगा? आपके 6 लाख के पीसी के लिए मैं 150 वाले 4000 शेयर इशू करूंगा। ऐसे भी पीसी निकल सकता है। आया समझ में? एक तो 5 के बदले 4, तो 5 शेयर के बदले 4000 शेयर 150 वाले, ये पीसी आ गया 6 लाख। दूसरा आपका एक शेयर 120 का, ऐसे आपके 5000 शेयर है, तो मुझे आपको देना हो गया 6 लाख, ये पीसी आ गया। इस मेथड से ये, इस मेथड से ये। अब पीसी 6 लाख है और मेरा एक शेयर 150 का है, तो मैं आपको अपने 4000 शेयर इशू करूंगा। तो इस दोनों मेथड से पीसी निकल सकता है इंट्रिंसिक वैल्यू बेसिस पर। इज इट क्लियर? तो मैंने इंट्रिंसिक वैल्यू क्या होती है वो भी बता दिया, कैसे निकलती है वो बता दिया, और उस वैल्यू से कैसे पीसी निकल सकता है वो भी मैंने बताने की कोशिश की है। शायद समझ में आ गया होगा, करेक्ट? हाँ, अब ठीक है। अब यहां पर ये हमारा बेसिक था, थ्योरी था। अब यहां पर ये चैप्टर ऐसा नहीं है कि इसी से काम हो जाए, तरीका हर चैप्टर में अलग अलग होता है। तो मुझे आपको यहां पर जो को क्वेश्चन मैंने करवाए, उन क्वेश्चन के की पॉइंट मुझे करवाने पड़ेंगे, और यहाँ पर बिलीव कीजिए कि तरीका आपको सूट करेगा जो मैंने अब मैं आपको एक एक क्वेश्चन, मैंने पूरे क्वेश्चन लिखे हैं यहाँ पर जो आपको मैंने करवाया, वो मैं उसका रेलिवेंट पार्ट लिख के लाया हूँ, पूरे क्वेश्चन नहीं, रेलिवेंट पार्ट लिख के लाया हूँ, लेकिन जितना पार्ट जरूरी था वो लिख के लाया हूँ, वो आप देखिए। तो शुरू करते हैं। तो ये थी थ्योरी, अब शुरू होता है प्रैक्टिकल एस्पेक्ट। ठीक है, अब देखिए यहां तक क्लियर है सब कुछ? हाँ, अब यहां पर पीसी की डेफिनेशन भी हो गई है, और ठीक है। अब यहां पर हरी एंड वायु वाला क्वेश्चन था, मॉड्यूल क्वेश्चन नंबर 10, नोट्स का 5 सब लिखा हुआ है। मैं बाद में आपका इसी का पीडीएफ भेज दूंगा, तो आपको रिवीजन में ये चीजें सारी काम आ जाएगी, है ना? तो देखिए हरी लिमिटेड हरी लिमिटेड वायु लिमिटेड वाला क्वेश्चन है। प्लीज, हरी लिमिटेड एब्जॉर्ब वायु, हरी कंपनी एब्जॉर्ब कर रही वायु को ऑन फॉलोइंग टर्म्स। देखिए इससे आपको सिर्फ थ्योरी नहीं बल्कि प्रैक्टिकल भी क्लियर होगा। बेनिफिशियल तभी है जब आपको सिर्फ थ्योरी पढ़ाकर मैं आगे ना बढ़ जाऊं। जैसे कुछ जगह सिर्फ थ्योरी काफी होती है, जैसे एस वगैरह में, लेकिन प्रैक्टिकल में मैं सिर्फ फॉर्मेलिटी के लिए नहीं बल्कि ऐसा रिवीजन चाहता हूं जो आपके लिए वाकई यूजफुल हो। जिसमें ब्रांच में आपको चैप्टर इन डेप्थ कराऊंगा, टेक्निकल चैप्टर है उसमें ज्यादा डेप्थ में कराऊंगा, पर पेशेंस आपको रखना होगा। कराऊं हम आपके फायदे के लिए, और फिर आंख बुबुल आप होते हो, सर इतना टाइम लग गया, सर रिवीजन में इतना टाइम लगता है क्या? कराऊं आपके फायदे के लिए। ज्यादा पढ़ाऊं तो भी तकलीफ, कम पढ़ाऊं तो समझ में आता नहीं, ज्यादा पढ़ाऊं तो बोले सर टाइम कितना लग गया, तो वो आपको मैनेज करना पड़ेगा, क्योंकि आज के बच्चे डिमांडिंग बहुत ज्यादा हो गए, हर तरफ से तकलीफ है। तो देखता हूं, अब मैंने कोशिश की है। अब हरी लिमिटेड एब्जॉर्ब कर रही वायु को, देखिए क्या क्या लिखा है, 10% प्रेफरेंस होल्डर आर टू बी पेड एट 10% प्रीमियम। मतलब जो प्रेफरेंस होल्डर हैं वायु के, उनको 10% प्रीमियम पर आर टू बी पेड एट 10% प्रीमियम। तो ये प्रीमियम जो, अच्छा, बाय इशू ऑफ 9% प्रेफरेंस ऑफ हरी अपने 9% प्रेफरेंस इशू करेगी वायु के 10% प्रेफरेंस छोड़ के रिडम्पशन में। तो ये प्रीमियम इशू पर है या रिडम्पशन पर, ये बच्चा कंफ्यूज होता है, जबकि होना नहीं चाहिए। ये प्रीमियम 10% इशू पर है या रिडम्पशन पर? रिडम्पशन पर आर टू बी पेड एट 10%। तो टू बी पेड के साथ प्रीमियम है, मतलब रिडम्पशन 10% प्रीमियम पे होगा, लेकिन इशू एट पार होगा। ध्यान रखिएगा, पेड के साथ प्रीमियम है या इशू के साथ प्रीमियम है, ये डिपेंड करेगा। आप इस पर थोड़ा ध्यान रखिएगा, प्लीज प्लीज बात ना करें। तो दूसरा
क्या ये मैटर समझ में आया कि प्रीमियम वर्ड के साथ देखना होगा कि इशू पर प्रीमियम है या रिडम्पशन पर? क्लियर कट दिखता है, बस कंफ्यूजन आपको हो सकता है। तो आर टू बी पेड एट 10% प्रीमियम और इशू एट पार है, मतलब यहां पर अब देखो, यहां पर यदि प्रेफरेंशियल कैपिटल 10 लाख थी, तुमको देना कितना है? 1 लाख है, तो देना 11 लाख है। और 11 लाख के लिए उनको 100 रुपए वाले प्रेफरेंशियल इशू होंगे, 11,000 शेयर इशू होंगे, मतलब वहां के 10,000 शेयर के बदले या 1,000 शेयर के बदले, वहां के 1,000 के बदले 1100 शेयर इशू होंगे। तो ये हो गया दूसरा। अब ये जो पॉइंट आया ना, इससे तो ये निकल रहा है कि क्या देंगे, कितना देंगे, क्या देंगे? 9% वाले प्रेफरेंशियल कितने देंगे? 1100। तो क्या देंगे ये भी क्लियर है, और कितना? तो इससे तो लगता है कि पीसी पेमेंट मेथड से निकलने वाला है, लेकिन अभी तो कहानी आधी है, अभी सिर्फ इक्विटी का है या प्रेफरेंस का है, इक्विटी की कहानी पेंडिंग है। क्या क्या व कितना कितना का जवाब दोनों के लिए अवेलेबल होना चाहिए। देखते हैं, प्रेफरेंस के लिए तो अवेलेबल है, क्या देंगे? 9% वाले प्रेफरेंशियल कितने देंगे? 1100। अब गुडविल 5 लाख की 50 की वैल्यू करेंगे, बिल्डिंग 1.5 लाख की, मशीनरी 160 की। अभी भी हम नहीं कह सकते, अभी ए पॉइंट कहता है कि पीसी पेमेंट से निकलने वाला है, बी कहता है कि पीसी असेट से निकलने वाला है। अभी स्टॉक 10% लेस पे जाएगा और डेटर पर 7.5% का प्रोविजन बना के लिया जाएगा। अब इससे भी लग रहा है कि पीसी असेट से निकलने वाला है, बी और सी से तो लग रहा है कि असेट से निकलेगा, ए से लग रहा है कि पेमेंट से निकलेगा, डी इक्विटी शोल्डर वाला पॉइंट जब तक क्लियर ना हो तब तक हम पीसी का मेथड डिसाइड नहीं कर सकते। इक्विटी के लिए क्या लिखा है? इक्विटी के लिए आप इक्विटी वाले, मैं आपको क्या देने वाला हूं वो भी पता हो और कितना देने वाला हूं वो भी पता हो, तो पीसी निकल सकता है पेमेंट मेथड से। अब देखो, इक्विटी शोल्डर ऑफ आयु विल बी इशूड इक्विटी शेयर एट will be issued equity share at 5% premium, will be issued equity share at 5% premium। तो यहां पर क्या आया? आपको मैं मेरे शेयर देने वाला हूं, कौन कितने पर? 5% प्रीमियम पर। यदि मेरा शेयर 10 रुपए वाला है, 10 रुपए वाला, तो मैं आपको इशू करूंगा 10 रुपीज 50 पैसा पे इशू करूंगा। तो ये आप प्रेफरेंस थे, आपका रिडम्पशन प्रीमियम था, लेकिन आपके लिए ये इशू के साथ प्रीमियम बढ़ाया है, तो मैं आपको 10 वाला शेयर इशू करूंगा 10.50 पर मैं कितने शेयर इशू करने वाला हूं ये दिया हुआ। तो क्या देने वाला हूं ये दिया है, मैं आपको इक्विटी शेयर देने वाला हूं ये दिया है, 10 रुपए 50 पैसे वाला है ये भी दिया है, पर कितने देने वाला हूं वो क्वांटम दिया हुआ नहीं है। मोड ऑफ पेमेंट दिया है पर क्वांटम नहीं दिया, क्या दूंगा ये दिया है पर कितना दूंगा ये दिया हुआ। तो फिर पीसी यहां पेमेंट से नहीं निकल पाएगा, फिर पीसी यहां पर असेट मेथड से निकालना पड़ेगा। ये क्वेश्चन टू क्वेश्चन डिफर करता है, इसलिए मुझे क्वेश्चन की सहायता से समझाना पड़ा। तो यहां पर पीसी निकलेगा किस मेथड से? अब मैंने यहां पर असेट ली, गुडविल, बिल्डिंग, प्लांट, स्टॉक, डेटर, कैश, लेस ऑल लायबिलिटी, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स। डेटर ऊपर फुल वैल्यू पे लेते हैं और प्रोविजन नीचे अलग से लेते हैं। डेटर में से लेस में ये बेड डेट्स नहीं है जो आप डेटर लेस करके लो, डेटर आप पूरे वैल्यू पे लो और प्रोविजन बनाकर लो। और क्रेडिटर और रिटायरमेंट ग्रेच्युटी फंड, रिटायरमेंट ग्रेच्युटी फंड के लिए मेरे पास कई बार मैसेज आते हैं, बहुत नहीं पर 2 महीने में एक तो आ ही जाता है, सर ये क्या है, फंड है या लायबिलिटी? तो वर्कर के रिटायरमेंट पर जो उसे पेमेंट देना पड़ेगा ग्रेच्युटी का, वो कोई फंड नहीं, कोई रिजर्व नहीं, वो तो देना कंफर्म है, देना ही है। ये कोई कंफर्म, ये डाउट थोड़ा है कि देना पड़ भी सकता है, देना पड़ भी सकता है, नहीं भी तो वो प्रोविजन बनता, पर ये तो देना ही है। तो इट इज नॉट ए प्रोविजन, इट इज नॉट ए रिजर्व, इट इज नॉट ए फंड एट ऑल। ये फंड भी नहीं है, न प्रोविजन है, न रिजर्व है, बल्कि ये एक लायबिलिटी है, और ये नॉन करंट लायबिलिटी है कि रिटायरमेंट पे देनी है। तो ये भी लायबिलिटी मैंने टेक ओवर की है। ये घटाकर पीसी नेट एसेट से कितना आया? ऑल एसेट टेकन ओवर माइनस ऑल लायबिलिटी टेकन ओवर 8 सब, ये आया नेट एसेट 530। 530 में से 110 का, ये 530 पीसी आ गया बाय नेट एसेट मेथड। अब 530 में से 110 का पीसी तो प्रेफरेंस में दिया जाएगा, 110 का पीसी प्रेफरेंस में दिया जाएगा, तो बचा हुआ 420 का पीसी इक्विटी शेयर में होगा। ये बैलेंस फिगर है, तो पीसी निकला नेट एसेट से, मोड ऑफ पेमेंट बाद में निकला। पीसी निकला नेट एसेट से और मोड ऑफ पेमेंट बाद में निकला। ये मोड ऑफ पेमेंट तो दिया हुआ था ये वाला, लेकिन ये हमने निकाला 420 पीसी निकलेगा बैलेंसिंग फिगर, और 420 के लिए 10.5 वाले कितने शेयर? 40,000 शेयर हमारा बैलेंसिंग फिगर था। मोड ऑफ पेमेंट बाद में निकला, मतलब जब पीसी नेट एसेट निकल गया उसके बाद मोड ऑफ पेमेंट निकला है, क्वांटम ऑफ पेमेंट बाद में निकला। सॉरी, मोड ऑफ पेमेंट तो दिया हुआ था कि इक्विटी शेयर, लेकिन क्वांटम बाद में निकला। ये क्वांटम अननोन था, इसलिए पीसी पेमेंट मेथड से नहीं निकल पाया। ये क्वांटम तो नेट एसेट की सहायता से निकला है, तो हमने पीसी निकाला एसेट मेथड से और बाद में क्वांटम ऑफ पेमेंट निकाला है। तो ये था एक एग्जांपल। याद आया आपको हरी वैल्यू वाला? तो इससे आपको ये पता कि हरी वैल्यू वाला क्वेश्चन में क्या की पॉइंट था। उसके बाद ये एक अलग क्वेश्चन, हाँ ये तो अब ये वेंडर कंपनी बी है। अब
ये मैंने लिया है, वो तो नेट एसेट मेथड वाला एग्जांपल था। ये अब देखिए, इक्विटी शेयर होल्डर है, प्रेफरेंस शेयर होल्डर है, रिजर्व सरप्लस है, डिवेंचर है और क्रेडिटर है। अब ये क्रेडिटर को मैं पे करूंगा आपके कब, जब इनकी ड्यू डेट आएगी तब। तो इसके लिए मैं पेमेंट लिक्विड को दूंगा या सीधे दूंगा? सीधे दूंगा क्रेडिटर को उसकी ड्यू डेट आने पर। उसका पेमेंट में लिक्विडेटर को, बीच में कौन बैठा है आपके और मेरे, डील उससे हो रही है, उसके थ्रू सब कुछ होगा। तो क्रेडिटर का पेमेंट मैं डायरेक्ट करूंगा, तो इनको पेमेंट में डायरेक्ट करूंगा। डिवेंचर होल्डर की भी मैं लिस्ट ले लूंगा और इनको सीधे डिवेंचर में इश्यू कर दूंगा तुरंत। तो इनको पेमेंट भी मैं डायरेक्ट कर दूंगा, इसमें लिक्विडेटर की सहायता की जरूरत, क्योंकि यह एक्सटर्नल लायबिलिटी है। तो इनको पेमेंट में कर दूंगा डायरेक्टली बाय इशू ऑफ न्यू डिवेंचर ऑफ ए कंपनी। तो वो भी मैं पेमेंट में कर दूंगा, इसको पेमेंट में कर दूंगा। और आपके जो रिजर्व एंड सरप्लस है वो तो मैं आपको पे करके आऊंगा इन द नेचर ऑफ परचेज में। आपके इन द नेचर ऑफ परचेज में आपके रिजर्व सरप्लस लेकर नहीं आता, सिर्फ आपकी असेट और लायबिलिटी ही लेकर आता हूं, वो भी जो तय हुई है वो भी तय है, जिस वैल्यू पे मैंने तय की है वो आपके रिजर्व में लेकर नहीं आता, बल्कि आप इक्विटी शेयर होल्डर हैं तो रिजर्व सरप्लस भी आपके हैं। तो आपको इसके लिए पेमेंट मिलेगा, दिस प्लस रिलायंस प्रॉफिट या लॉस, ये मिलेगा आपको पेमेंट जो आपने बी कंपनी में लगाया था। और आपके पुराने रिजर्व ये जुड़ जाएंगे, माइनस घट जाएगा, रिलायंस लॉस है तो घट जाएगा, प्रॉफिट है तो, और वो आपको पीसी में मिलने वाला है इक्विटी शेयर होल्डर। तो ये रिजर्व सरप्लस में लेकर नहीं आऊंगा। हाँ, लेकिन इसके लिए पेमेंट मुझे, इसके लिए पेमेंट में ये प्रेफरेंस शेयर होल्डर है, इनको मैं डायरेक्ट पेमेंट नहीं कर सकता, बीच में कौन बैठा है, तो इनके ये दूंगा वो पीसी में। इनको मैं जो कुछ दूंगा, इनको मैं केस दूं, इनको मैं डिवेंचर दूं, इनको मैं प्रेफरेंस शेयर दूं, इनको मैं गोल्ड दूं, सब पीसी में आएगा। और इनको भी मैं जो दूंगा उसका टोटल पीसी में आता है। तो परचेजिंग कंपनी द्वारा वेंडर कंपनी के शेयर होल्डर को जो दिया जा रहा है और क्या क्या दिया जा रहा है, वह कितना कितना दिया जा रहा है, उसका एग्रीगेट ही पीसी होता है। इनको मैंने केस दी, इनको इक्विटी शेयर दिए, इनको प्रेफरेंस शेयर दी, इनको डिवेंचर दिए, जोड़ लो। इनको मैंने केस दी, इनको इक्विटी शेयर दिए, इनको प्रेफरेंस शेयर दी, इनको डिवेंचर दिए, जोड़ लो। इनको जो कुछ दिया, इनको जो कुछ दिया, यानी परचेजिंग कंपनी द्वारा वेंडर कंपनी के शेयर होल्डर को जो कुछ दिया वो पीसी में आता है। अब इनको जो दिया वो पीसी में कभी नहीं आएगा, क्योंकि मैं इसको दूंगा ही नहीं, लिक्विडेटर को डायरेक्ट पेमेंट करूंगा। इसको भी जो दूंगा वो भी नहीं आएगा, इसका तो बिल्कुल नहीं आएगा, क्योंकि इसका पेमेंट मैं लिक्विडेटर को नहीं डायरेक्टली करने वाला हूं, लाइक ए क्रेडिटर। बस फर्क ये है, इनका पेमेंट बाद में होगा, इसका पेमेंट तुरंत होगा। इनको नए डिवेंचर तुरंत इश्यू करने पड़ेंगे मेरी कंपनी के। और यदि मैं आपकी कंपनी के खर्चे भी, आपके जो बाइंडिंग एक्सपेंसेस हैं, आपके जो लिक्विडेशन एक्सपेंसेस हैं, वो भी मैं पे करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी ली है, ऑब्लिगेशन मेरा है। पर वो एक्सपेंस में क्या आपको पे कर रहा हूं, आपके लिए पे नहीं कर रहा हूं, वो तो मार्केट में पे कर रहा हूं। आपके लिक्विडेशन में मार्केट को पे कर रहा हूं, तो वो भी पीसी में नहीं जुड़ेंगे। इनको जो दूंगा पीसी में नहीं जुड़ेगा, क्योंकि वो मैं खुद पे करूंगा। इनको जो दूंगा वो भी पीसी में नहीं जुड़ेगा, और लिक्विडेशन एक्सपेंस जो दूंगा आपके मार्केट को, वो भी पीसी में नहीं जुड़ेंगे। करेक्ट, सिर्फ शेयर होल्डर को दिया जाए बाय परचेजिंग कंपनी, वो सब पीसी में जुड़ेगा। ये कौन सी मेथड थी? पेमेंट मेथड। इज इट क्लियर? हाँ, अब फिर से क्वेश्चन नंबर 5 मॉड्यूल का 4th नोट्स का है। ये सारे वो पॉइंट जो मुझे समझाना जरूरी। देखिए यहां पर मैंने पूरी बैलेंस शीट नहीं ली है, सिर्फ रेलिवेंट पार्ट लिए हैं। जेड कंपनी है, उसकी इक्विटी कैपिटल 8 लाख की है, प्रेफरेंस कैपिटल 4 लाख की है, डिवेंचर 2 लाख के हैं। ये जेड लिमिटेड है। फिर इधर वाई लिमिटेड है, वाई विल टेक ओवर ऑल असेट एक्सेप्ट कैश। कैश टेक ओवर नहीं हो रहा है, मतलब इन नेचर परचेज हो गया, मर्जर में कुछ भी छोड़कर नहीं आ सकते, कैश लेके नहीं आ रहे हैं। और ऑल लाइबिलिटी एक्सेप्ट इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर, इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर की लाइबिलिटी भी मैं लेकर नहीं आ रहा हूं। आपकी कैश आपके पास छोड़ दूंगा, आपकी इंटरेस्ट की लाइबिलिटी आपके पास छोड़ दूंगा, आप उसमें से पे कर देना। एंड टू पे द फॉलोइंग अमाउंट, एंड टू पे द फॉलोइंग अमाउंट। और मैं आपको क्या क्या पे करूंगा अभी भी जरूरी नहीं है, फिर भी देखते हैं। जब तक आपको मैं क्या क्या शेयर होल्डर को क्या क्या वह कितना कितना दो का जवाब पूरा मिले तो पेमेंट, अदरवाइज असेट मेथड। तो देखिए ₹2, यहां पर बहुत बड़ा कंफ्यूजन था, आप इसको बहुत लाइटली मत लीजिएगा। ₹2 लाख 7% डिवेंचर इन वाई लिमिटेड फॉर द एग्जिस्टिंग डिवेंचर ऑफ जेड, एंड फॉर दिस पर्पस इज डिवेंचर ऑफ वाई इज टू बी ट्रीटेड एज वर्थ 105। ये एक कंफ्यूजिंग पॉइंट था, आप इसको बहुत लाइटली मत लीजिए, इसमें आप कंफ्यूज थे, हैं और रहेंगे। बोल दे रहा हूं, थे, अभी भी हो और रहोगे भी सही। तो देखिए क्या बोला है, ये जो डिवेंचर है 2 लाख, उसके लिए वाई कंपनी क्या इशू कर रही है, ₹2 लाख। ये डिवेंचर थे 6%, उसके लिए वाई क्या इशू कर रही है, ₹2 लाख 7% डिवेंचर इन वाई, और डिवेंचर हमेशा 100 का होता है। तो वाई कंपनी अपने ₹2 लाख वाले डिवेंचर इशू कर रही है। ₹2 लाख मतलब 2000, ₹2 लाख हमेशा फेस वैल्यू पे होता है, मतलब यहां पर इनके 2000 के बदले ये भी 2000 है,
100 वाले, है ना, तभी तो 2 लाख है बेटा, हमेशा फेस वैल्यू 100 ही होती है। तो मतलब 1:1, 2000 डिवेंचर इश्यू कर रही है 7% वाले, एंड फॉर दिस पर्पस एंड फॉर द पर्पस ईच डिवेंचर ऑफ वाई इज टू बी ट्रीटेड एज वर्थ 105। हर डिवेंचर जो मैं आपके इन डिवेंचर को दे रहा हूं, मैं इनके 2000 के बदले 2000 डिवेंचर दे रहा हूं, पर मेरा हर डिवेंचर 105 का है, तो ये इशू एट प्रीमियम है, इशू एट। पर इस क्वेश्चन में, इसी क्वेश्चन में, सिर्फ इस क्वेश्चन में रिडम्पशन भी प्रीमियम पे है। इन्हें मैं 2000 डिवेंचर दे रहा हूं मेरे, और मेरा एक डिवेंचर मार्केट में 105 की वर्थ रखता है, तो बेटा मैं इनको जो डिवेंचर दूंगा 2000, वो मार्केट वर्थ क्या रखते हैं, 210। यदि मार्केट में बेचने जाएंगे तो इनको 210 मिलेगा, जबकि इनका क्लेम कितना था, तो 2 लाख के बदले इन्हें 210 के डिवेंचर मिले कि नहीं मिले मेरे, तो इनको मिला भी 10,000 ज्यादा, इनको मिला भी, तो ये रिडम्पशन भी 10,000 की प्रीमियम पर हुआ है और इशू भी 10,000 की प्रीमियम पर, क्योंकि यहां पर नंबर दे दिए गए। यदि आपको उस वक्त पता नहीं, पर बहुत जबरदस्त कंफ्यूजिंग पॉइंट है ये, ध्यान रखना, ऐसा मत इजीली मत लेना कि सर बहुत अच्छे समझ में आ रहा है, मैं पता है कि सब ये इल्यूजन है कि समझ में आ गया। यदि ये 2 लाख नहीं दिया होता, सिर्फ ये दिया होता कि डिवेंचर वाई 105 का माना जाएगा, बस ये दिया होता कि डिवेंचर वाई का 105 का है, पर कितने डिवेंचर इशू कर रहे हैं, वाई कितने डिवेंचर इशू कर रही है, दिया हुआ नहीं होता, तो फिर ये निकालना पड़ता। तो फिर मैं, यदि ये इशू एट पार होता, इशू एट प्रीमियम होता, क्योंकि हर डिवेंचर 105 का माना जा रहा है, तो इशू एट प्रीमियम होता, ये तो तय है, क्योंकि 105 वाई की प्राइस दी है। तो अब चूंकि ये क्वांटम नहीं दिया था कि मैं कितने डिवेंचर इशू कर रहा हूं, तो फिर वो निकालना पड़ता। यदि कुछ नहीं दिया तो मैं इनको 2 लाख के बदले 2 लाख ही दूंगा, रिडम्पशन एट पार होगा, तो 2 लाख डिवाइड बाय 105, 194 शेयर इशू करता। यदि मैं 19404 शेयर इशू करता इन डिवेंचर होल्डर को, तो होता रिडम्पशन एट पार, इशू एट प्रीमियम। समझ में अब आ गया, अब चक्कर आ गए होंगे, कितना इजी पॉइंट समझ रहे थे। यदि ये क्वांटम दिया हुआ नहीं होता तो फिर रिडम्पशन एट पार होता और इशू एट प्रीमियम होता, लेकिन चूंकि उन्होंने दे दिया कि इनको 2000 डिवेंचर दो, ₹2 लाख डिवेंचर इशू कर रहा हूं मैं 7% वाले, ₹2 लाख मतलब मेरे 2000 डिवेंचर 105 वाले, तो मैंने 210 दे रहा हूं। ये डिवेंचर मार्केट में बेचने उतर गए तो इन्हें 210 मिल जाएगा, तो इन्हें 2 लाख के बदले कितना मिला, 210, तो ये हो गया रिडम्पशन एट प्रीमियम, और इशू तो प्रीमियम पे है ही। दूसरा, फॉर ईच प्रेफरेंस शेयर इज हेड ₹10 इन कैश एंड 19% प्रेफरेंस शेयर ऑफ 100 ईच इन वाई। हर शेयर के बदले 10 रुपए कैश मिलेगी और 1 शेयर मिलेगा, ईच शेयर के बदले कैश भी और 1 शेयर भी, तो ये पीसी बाय क्या क्या मिलेगा, कैश और प्रेफरेंस शेयर, ये मोड़ा पेमेंट है, कैश और प्रेफरेंस शेयर मोड़ा पेमेंट है, और कैश मिलेगी 10 रुपए प्रति शेयर, और ये मिलेगा 1 के बदले 1, तो ये मोड़ा पेमेंट भी दिया है और क्वांटमा पेमेंट भी दिया है, तो पीसी प्रेफरेंस में तो पेमेंट से निकल रहा है, बस अब इक्विटी की तलाश जारी है। इक्विटी में भी मोड़ा पेमेंट के साथ साथ क्वांटमा पेमेंट भी आ जाए तो ही पीसी पेमेंट से निकलेगा। अच्छा, ये तो पीसी में जुड़ना भी नहीं है, इट इज फॉर डिवेंचर होल्डर, इट विल नॉट फॉर्म पार्ट ऑफ पीसी, इट इज नॉट फॉर शेयर होल्डर, तो इट विल नॉट फॉर्म पार्ट ऑफ पीसी, लेकिन इनको जो दिया प्रेफरेंस को और इक्विटी को जो दिया विल फॉर्म पार्ट ऑफ पीसी। अब फॉर ईच इक्विटी शेयर इज हेड ₹20 इन कैश, कैश देंगे ये दिया है, और 1 इक्विटी शेयर देंगे वाई का, तो कैश देंगे और इक्विटी शेयर देंगे, ये तो मोड़ा पेमेंट है, कैश देंगे 20 रुपया, ये भी दिया है, और 1 इक्विटी शेयर देंगे फॉर ईच शेयर, 1 के बदले 1 देंगे, तो हर 1 शेयर पर 20 रुपया कैश देंगे और हर 1 शेयर पर 1 इक्विटी शेयर देंगे, तो क्या क्या देंगे वो भी दिया है, और कितना कितना देंगे ये क्वांटम भी दिया हुआ है, तो पीसी निकलेगा पेमेंट मेथड से। तो प्रेफरेंस शेयर को कैश और जो शेयर दिए जाने उसको जोड़ लो, और इक्विटी को कैश और जो इक्विटी शेयर दिया जाने उसको जोड़ लो, तो ये पीसी निकलेगा बाय पेमेंट मेथड। और जो एक्सपेंसेस दिए जा रहे हैं, एक्सपेंसेस 10,000 तक के वाई कंपनी रिइंबर्स करेगी, एक्चुअल में खर्चे बड़े 12,500 हो, पर ये भी पीसी का हिस्सा नहीं बनेगा, क्योंकि इट इज नॉट फॉर शेयर होल्डर। तो हम वहां लिख के आएंगे पीसी। कई क्वेश्चन में तो सिर्फ एक क्वेश्चन तो ऐसा था एग्जाम में आया जिसमें सिर्फ पीसी पूछा था, सिर्फ पीसी पूछा था 5 मार्क का। एक क्वेश्चन था हमारे नोट्स का, पहला क्वेश्चन है, अभी अभी शायद 2-4 अटेम्प्ट पहले सिर्फ पीसी का क्वेश्चन, सिर्फ पीसी निकालना था, उसमें तो फिर पीसी की भरमार करके आनी पड़ेगी, पीसी की डेफिनेशन लिख के आनी पड़ेगी एज पर एज 14, वो पीसी की डेफिनेशन क्या होगे, शेयर डिवेंचर और एनी अदर सिक्योरिटी इशूड एंड पेमेंट मेड इन कैश और इन एनी अदर फॉर्म बाय परचेजिंग कंपनी फॉर द शेयर होल्डर ऑफ वेंडर कंपनी।
So has debenture issued for debenture holder and expenses paid will not form part of PC because it is not for डिवेंचर जो करेंगे डिवेंचर होल्डर को और जो केस देंगे वो पीसी का हिस्सा नहीं बनेगा क्योंकि इट इज नॉट फॉर, मैं इनको देने वाला हूं कैश और प्रेफरेंस शेयर वो पीसी में जुड़ेगा, आपको देने वाला हूं कैश और इक्विटी शेयर वो जुड़ेगा, पर इनको जो डिवेंचर देने वाला हूं और मार्केट के जो लिक्विडेशन एक्सपेंस देने वाला हूं, हे खरीदने के लिए एक्सपेंस भी देने हैं, खरीदने के लिए डिवेंचर को भी देना है, खरीदने के लिए आपको भी देना है, खरीदने के लिए आपको भी पेमेंट करना है, पर एस 14 कहता है कि मार्केट में जो दो वो पीसी में मत जोड़ो, इनको दो पीसी में मत जोड़ो, शेयर को जो तो वो पीसी में जुड़ेगा, तो ये भी पीसी का हिस्सा नहीं बनेगा। भले अब यहाँ पर पीसी भले एसेट की वैल्यूएशन दी हो, भले गुडविल दी हो कि एसेट इतने की है, प्लांट इतने का है, पेटेंट इतने का, ऐसा मतलब नेट एसेट पे मत शिफ्ट हो जाना क्योंकि आपका पीसी पेमेंट मेथड से ऑलरेडी डिटरमाइन हो चुका है। जब पीसी ऑलरेडी तय हो चुका है, क्वेश्चन तय कर चुका है क्या क्या हुआ कितना कितना, तो आप पीसी निकालने वाले होते कौन हो एसेट मेथड से। जब पीसी तय है, डिसाइडेड है, फिक्स्ड है, पेमेंट डिसाइडेड है, तो फिर आप पीसी थोड़ा निकाल सकते हो। तो देखिए केस देंगे प्रेफरेंस वालों को 4000 शेयर पर 10 रुपए से 40,000 और एक के बदले एक प्रेफरेंस शेयर, तो 4000 के बदले 4000 शेयर 100 वाले। इक्विटी वालों को एक के बदले एक शेयर दे रहे हैं, केस लिखना रह गया, यहाँ केस देंगे एट द रेट ऑफ 20 पर शेयर ऑन 8000 शेयर, तो 160 का तो केस देंगे बराबर, और एक के बदले एक शेयर देते हैं 8000 शेयर देंगे 140 वाले। ये हो गया पीसी बाय पेमेंट मेथड, पीसी फॉर प्रेफरेंस शेयर होल्डर एंड पीसी फॉर, ध्यान आ गए। ये वाई और जेड वाला क्वेश्चन था जो बहुत इंपॉर्टेंट था, समझ में आ गया होगा। अब यहां पर अगला क्वेश्चन मॉड्यूल का 6 है और नोट्स का 4, हर क्वेश्चन मॉड्यूल में भी है, मतलब साथ में आपका मॉड्यूल जो बहुत 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 ही कंपलसरी है। जो बच्चे सिर्फ 60-70 की उम्मीद रखते हैं, 60-70 पास होने के लिए पढ़ रहे हैं, उनके लिए मॉड्यूल सफिशिएंट है। मॉड्यूल यदि जैसे कई लोग के पास टाइम की कमी होती है क्योंकि उन्होंने इधर बहुत मस्ती की होती है, तो एग्जाम टाइम पे फिर याद आती है थोड़ा पढ़ लो, क्योंकि सभी पढ़ रहे होते हैं, उस वक्त लगता है कि अब तो कोई है ही नहीं मस्ती करने के लिए, तो फिर पढ़ना शुरू कर देते हैं। तो उनके लिए फिर क्या है, मॉड्यूल करके जाओ। लेकिन जो सिंसियर है, डेडिकेटेड है, जिन्होंने हमेशा पढ़ाई की, तो मॉड्यूल और पास एग्जाम भी करके जाओ, और हमारे नोट्स में सब कुछ कवर्ड है। और जिसको मतलब मॉड्यूल भी किया हुआ है, और चूंकि मॉड्यूल और पास एग्जाम क्वेश्चन ही हमारे नोट्स में कवर है, तो नोट्स करने से भी काम हो जाता है, पर उससे कॉन्फिडेंस नहीं आता, अरे यार नोट्स किए हैं, मॉड्यूल नहीं किया, पास एग्जाम क्वेश्चन नहीं किया, मैं क्या बोलूँ, सब उसमें भरा पड़ा है नोट्स के अंदर, पर वो कॉन्फिडेंस नहीं आता कि नहीं। जब तक स्टडी मॉड्यूल जो हमारे लिए बाइबल जैसा है, तो उसको जब तक हम टच न करें तब तक लगता है कि हमारा प्रिपरेशन आईसीआई के हिसाब से नहीं हुआ। तो मॉड्यूल कर लो और पास एग्जाम क्वेश्चन कर लो, सफिशिएंट है। तो ये क्वेश्चन मॉड्यूल का भी देखिए, यहाँ पर इक्विटी शेयर कैपिटल 10 लाख की है, रिजर्व प्लस 8 लाख के है, अदर लाइब्रेरी 2 लाख की है, फिक्स्ड असेट से, करंट असेट से। ये बेस्ट और बेटर वाला क्वेश्चन आपके अनसोल्ड क्वेश्चन में है, बेस्ट और बेटर के नाम से, ये जहां भी हो ये क्वेश्चन दिया हुआ है एज इट इज। बेटर लिमिटेड, ये क्वेश्चन बैलेंस शीट बेटर की है, बेटर इशूड, ये वेंडर कंपनी की बात चल रही है, ये रेयर क्वेश्चन है जहां पर जो कंपनी बंद होने वाली है वो बोनस शेयर इशू कर रही है बंद होने के पहले पहले, तो जबकि जो कंपनी बंद होने वाली क्या बोनस ने क्या डिविडेंड पर लिया है, बोनस बेटर विल इशूड बोनस शेयर इन द रेशियो ऑफ 1 फॉर एवरी 2 शेयर, 2 के बदले। तो देखिए यहां पर इसके पहले 10,000 शेयर थे, पहले केवल कितनी थी 10 लाख, रिजर्व कितना था 8 लाख, नहीं समझ में आ रहा है। तो पहले 10 लाख और 8 लाख का कैपिटल और रिजर्व था, अब ये क्या करे, हर 2 के बदले 1 शेयर, तो 10,000 के बदले 5,000 शेयर का बोनस इशू करेंगे, 5,000 शेयर का बोनस इशू करेंगे, तो 5 शेयर का बोनस इशू करेंगे, तो रिजर्व सरप्लस 5 लाख से कम हो जाएंगे। अरे भगवान ये तो गायब ही हो गया, ये 8 लाख का था, ये 5 लाख से कम हो जाएगा और ये 5 लाख से बढ़कर 15 लाख हो जाएंगे। तो देखिए अब आपका रिजर्व सरप्लस कितना हो गया, रिजर्व सरप्लस 3 लाख रह गया और कैपिटल कितनी हो गई 15 लाख, और नंबर ऑफ शेयर कितने हो गए, 15,000 हो गए। इस रूम में दिक्कत ही है, डिस्को जरा चलते रहता साथ में। तो नंबर ऑफ शेयर नाउ 15,000 एंड रिजर्व सरप्लस 3 लाख। अब ये बेटर कंपनी को टेक ओवर करी, बेटर ने इशू किया बोनस, तो पहले आपको बोनस की एंट्री पास करनी पड़ेगी, किसमें, बेटर में, रिजर्व सरप्लस डेबिट टू शेयर कैपिटल, पहले बोनस की एंट्री पास करो। ये आज इतने मेरे फ्लो को डिस्टर्ब कर रहा है। अब देखिए ध्यान दें, वैल्यू ऑफ शेयर इन बेस्ड वाज कंसिडर्ड टू बी 150। बेस्ड कंपनी जो बेटर को एक्वायर करने जा रही है
उस बेस्ड कंपनी का शेयर, मेरी कंपनी का शेयर 150 का है। मेरी बेस्ट कंपनी है, मेरी कंपनी बेस्ट है, आपकी बेटर में खरीद रहा हूं, आपके कर्म कांड ऐसी हैं, मैं कई बार बोल चुका, तो आपका शेयर 10,000 था, वो बढ़कर 15,000 हो चुका है, और मेरा शेयर की वैल्यू 150 ये दिया हुआ है। एंड वैल्यू ऑफ शेयर इन बेस वॉज कंसिडर्ड टू बी 150 एंड ऑफ बेटर ₹100 आफ्टर बोनस इश्यू। बोनस इश्यू के बाद आपके शेयर की वैल्यू 100 ही इंट्रेंसिक वैल्यू मानी गई है। अग्रीड प्राइस है, फेस वैल्यू नहीं, अग्रीड प्राइस भी 100 है, और आपके नंबर ऑफ शेयर कितने हैं? 15,000 इंटू 100। तो मुझे आपको पीसी कितना देना है? आपको मुझे पीसी देना है 15,000, शेयर आपके कितने वाला है? 100। तो आपका पीसी हो गया 15 लाख। 15 लाख डिवाइड बाय मेरा शेयर, तो मैं आपको अपने 10,000 शेयर इशू करूंगा। तो आई विल इशू 10,000 शेयर ऑफ बेस फॉर योर 15,000 शेयर, तो पीसी होगा 15 लाख। और एक और तरीका था, आपके शेयर की वैल्यू 100 है, मेरे शेयर की वैल्यू 150 है, तो रेशियो ऑफ एक्सचेंज क्या बैठा? आपके 3 शेयर के बदले में अपने, तो स्वेप रेशियो इज इशू ऑफ 2 शेयर ऑफ बेस्ट फॉर एवरी 3 शेयर ऑफ बेटर। आपके 3 शेयर के बदले मेरे 2 शेयर, तो आपके 15,000 शेयर के बदले मेरे 10,000 शेयर। ऐसे भी निकल सकता है। ये मैंने आपको ऊपर समझाया था, पीसी का ये एग्जांपल भी सामने आ गया। ये क्वेश्चन आपका मॉड्यूल में है, नोट्स में है, तो वो इंटरेस्ट वैल्यू का जो मैंने समझाया था उसका एप्लीकेशन भी यहां पर हो गया। इज इट क्लियर? तो पीसी है 15 लाख और मोड ऑफ पेमेंट है 10,000 शेयर। बोलिए, नोट्स में नहीं होगा तो फिर मॉड्यूल में होगा। यस, नहीं, फोर्थ नोट्स होमवर्क में है, हो सकता है। तो अभी आप कर लोगे इसको, समझ में आ गया ये? अब ये सारे क्वेश्चन जो जो इंपॉर्टेंट है, जो जो की पॉइंट वाले हैं, सिमिलर अलग अलग है। अब आ गया क्वेश्चन नील गगन वाला, क्वेश्चन नंबर 4th मॉड्यूल का 6 नंबर नोट्स का है। नील और गगन एग्जाम में आ चुका है, ये फॉर्म बदल कर एग्जाम में शायद अभी आया था ना, अभी शायद लेटेस्ट में ही क्वेश्चन आया था। नील और गगन जो भी हो आया हुआ है क्वेश्चन अमलगमेशन का। नाउ अमलगमेटेड, हाँ ये क्या लिखा है? नाउ अमलगमेटेड। नील और गगन 2 कंपनी है, प्लांट बिल्डिंग करंट असेट्स है, कैपिटल है, करंट लायबिलिटी। ये क्वेश्चन दिया हुआ था, इसमें पीसी निकालना बहुत ही स्पेशल था। इसमें कोई लॉजिक काम नहीं आए थे, इसमें लैंग्वेज काम आई थी। इसमें लॉजिक नहीं, लैंग्वेज का पूरा गेम है, इसलिए मैं इसको रिवाइज करवाना चाहता हूं। देखिए, असेट का वैल्यूएशन हुआ है नील और गगन दोनों की कंपनी का, और ये दोनों कंपनी अमलगमेट हो रही है शायद पीस। अब ये नील और गगन दोनों मिलकर एक कंपनी बन रही है, दोनों की प्लांट मशीनरी और बिल्डिंग का वैल्यूएशन दिया हुआ है। यहाँ पर नील और गगन 2 कंपनी है, दोनों की प्लांट मशीनरी और बिल्डिंग दी हुई है। पीसी इज टू बी डिस्चार्ज एज अंडर। पीसी कैसे डिस्चार्ज करेंगे, ये बहुत ही स्पेशल है। इशू ऑफ 24,000 इक्विटी शेयर ऑफ ₹8.25, ₹8.125 ऑफ नहीं 25 वाला, इज इन द रेशियो ऑफ, मतलब जो कंपनी है नई अमलगमेट कंपनी, जो नील और गगन को एक्वायर करके नई कंपनी बना रही है अमलगमेट कंपनी, वो क्या करने वाली है? नील और गगन को 24,000 शेयर इशू करने वाली है, 25 रुपए वाले। 24,000 इंटू 25, 6 लाख का पेमेंट देने वाली है। पर ये पीसी नील गगन दोनों को है इन द रेशियो ऑफ प्रॉफिट ऑफ 2 कंपनीज, प्रॉफिट ऑफ 2 years। ये जो मैं हूं अमलगमेटेड कंपनी, आप हैं नील लिमिटेड, आप है गगन। क्या चलो आज ऑनलाइन वाले नाराज हो जाएंगे, वैसे तुमको होना भी चाहिए क्योंकि वो घर बैठकर इतने आराम से देख रहे हैं, और आप हो नील और ये है गगन, इन दोनों को मैं टेक ओवर कर रहा हूं। तो आपको भी मैं पीसी में देने वाला हूं मेरे शेयर, 24,000 शेयर में से कुछ शेयर आपको, कुछ शेयर 24,000 शेयर में आपको दूंगा, या आपको दूंगा ये नहीं लिखा है, कुल दूंगा 24,000 शेयर दे 25 वाले 6 लाख का दूंगा, पर ये आपको दोनों को बांटूंगा आपके पुराने 2 साल के प्रॉफिट के रेशियो में। आपका 2 साल का प्रॉफिट दिया होगा, उसको मैं एवरेज कर लूंगा या प्रॉफिट का टोटल कर लूंगा, और उस रेशियो में 24,000 शेयर बांट दूंगा, 6 लाख के शेयर आपको बांट दूंगा, और आपको बांटूंगा इन द रेशियो ऑफ योर प्रॉफिट ऑफ लास्ट 2 year। तो मैं आपको पीसी में क्या देने वाला हूं? इक्विटी शेयर। कितने देने वाला हूं? 24,000। ये भी दिया हुआ है, पीसी में देने वाला हूं इक्विटी शेयर, ये भी दिया है, और कितने देने वाला हूं वो भी। तो यहां तो ऐसा लग रहा है कि पीसी पेमेंट मेथड से निकलेगा। अब और प्रॉफिट आपको 2 साल के दिए हैं, तो इनका टोटल कर लेंगे, प्रॉफिट 475 और 525 है, तो मैं 475 और 525 के रेशियो में आपको मैं 24,000 शेयर बांट दूंगा। तो मैं पीसी में आपको कितने शेयर देने वाला हूं ये भी पता है, और आपको कितने शेयर देने वाला हूं ये भी पता है। फिर इशू ऑफ 12% प्रेफरेंस शेयर ऑफ 110 each एट पार टू प्रोवाइड
अब ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट था जिसके लिए मेरे को इशू ऑफ 12% प्रेफरेंस शेयर ऑफ ₹10 each एट पार। अब आपको मैं और क्या देने वाला हूं, मैं आपको एक तो इक्विटी शेयर देने वाला हूं 24,000, और कितने देने वाला हूं वो पता है, और क्या देने वाला हूं आपको मैं 12% प्रेफरेंस शेयर भी दूंगा, मेरे 12% प्रेफरेंस शेयर भी दूंगा मेरे परचेज अमल गवर्नमेंट कंपनी के एट पार, और वो 100 वाला शेयर 100 पे या 10 वाला 10 पे चुकाऊंगा टू प्रोवाइड इनकम इक्विवेलेंट टू 8% रिटर्न ऑन नेट वर्थ आफ्टर रिवलेशन। आप लोगों को, आप नील हैं, ये गगन है, मुझे आपको मेरे प्रेफरेंस शेयर भी देने हैं, वो एट पार इशू करूंगा ये भी तय है, और 12% प्रेफरेंस डिविडेंड मिलेगा फ्यूचर में आपको ये भी तय है, लेकिन वो कितने दूंगा ये दिया हुआ नहीं है कि मैं आपको कितने प्रेफरेंस दूंगा, वो निकालने का तरीका दिया हुआ है जो बहुत ही अपने आप में यूनिक है। वो कैसे दूंगा जरा समझिए। आप मेरे पास यदि नेट सेट ला रहे हो, आपकी मैंने क्या की, आप नील हैं, ये गगन है, आप लेके आ रहे हो मेरे पास असेट लेस लाइबिलिटी, प्लान लैंड करंट असेट लेस करंट लाइबिलिटी मिलाकर आप 840 की नेट सेट ला रहे हो। तो आप जो नेट सेट ला रहे हो वो 840 की है, और ये लोग जो नेट सेट ला रहे हो वो ये है। तो अब आपको, आप जो नेट सेट ला रहे हो ये है आप वो पूंजी, आप चूंकि आपके पास नेट एसेट 840 की थी वो आप मेरे यहाँ ले आए, इनके पास नेट एसेट थी वो मेरे लिए आए, तो ये है कैपिटल कॉन्ट्रीब्यूटेड बाय यू इन न्यू कंपनी। यदि आप मेरी कंपनी में 840 की एसेट ला रहे हो, मतलब आप मेरी कंपनी में 840 अमाउंट इन्वेस्ट कर रहे हो, तो मुझे उस पर आपको 10, ये मैंने गलत लिख दिया, 8% लिखना था, सॉरी 8% रिटर्न मुझे आपको देना था उस पर, करेक्ट। तो मुझे आपको 8%, ये गलती हो गई मुझसे, ही गलती हो गई, शायद मैंने वहां 10 कर देना था। यदि मैं यहां 10 कर दूं तो मुझे आपको 10% देना है, तो आपके 840 पे मुझे आपको इतने प्रेफरेंस देने हैं, इतने प्रेफरेंस देने के आपको अगले साल मेरी कंपनी से 84,000 का डिविडेंड मिले, 84,000 का रिटर्न मिले, आपने जो मनी लगाई उस पर 10% रिटर्न आपको मिल जाए, आपको 84 का यील्ड, 84 का रिटर्न आपको मिले नेक्स्ट ईयर से मेरी कंपनी में आने के बाद। इसलिए मैं आपको 84,000 डिवाइड बाय 12%, आपको मुझे 7 लाख के प्रेफरेंस देने पड़ेंगे। मैं आपको 7 लाख के प्रेफरेंस दूंगा, उस पर आपको 12% से 84 का डिविडेंड मिलेगा, और आपका रिटर्न 10% बैठ जाएगा जो आपने मनी इन्वेस्ट की है। तो ये था। तो मैं आपको इक्विटी शेयर कितने दूंगा, सॉरी इक्विटी शेयर कितने दूंगा पता है ना आपको, तो मैं आपको इक्विटी 24,000 देने वाला हूं इस रेशो में, करेक्ट, और प्रेफरेंस देने वाला हूं इतने के। तो ये हो गया पीसी बाय पेमेंट मेथड, आ गया कि नहीं आ गया। मैं आपको इक्विटी शेयर कितने देने वाला हूं ये भी क्वेश्चन ने दिया हुआ है कैलकुलेशन करने के बाद, और मैं आपको प्रेफरेंस शेयर 7 लाख के देने वाला हूं, ये भी हमने निकाल लिया। तो पीसी में शेयर को ये मिलेगा और ये मिलेगा, परचेजिंग कंपनी द्वारा, अमल गवर्नमेंट कंपनी द्वारा नील और गगन के शेयर को क्या क्या मिलेगा और कितना कितना मिलेगा वो जवाब है। तो ये हो गया पीसी बाय पेमेंट मेथड। क्या याद आ गया आपको ये? ठीक है। अब आता है के और ए लिमिटेड, मुझे लगता है टाइम, तो देखिए यहाँ पर के और ए लिमिटेड वाला क्वेश्चन है। मैं सारे क्वेश्चन के सिर्फ की पॉइंट ले रहा हूँ। देखिए क्वेश्चन तो मुझे पूरा लिखना पड़ा है, जितना भी देखो ये पूरा मैं लिख के लाया हूँ, तो भले ही पुराने रिविजन में से है तो उसी में से देखिए ये के कंपनी, और इसमें भी कुछ नया पॉइंट है इसलिए मुझे बताना पड़ रहा है हर क्वेश्चन की पॉइंट। जैसे यहाँ पर गुडविल है, लैंड बिल्डिंग प्लांट फर्नीचर डेटर स्टॉक बैंक बैलेंस और कैश इन हैंड है, इधर इक्विटी केबल है, रेफरेंस केबल है, 5% डिवेंचर है, जर्नल है, P&L है, क्रेडिटर है, और लोन सिर्फ एल में है। गुडविल सिर्फ के में है, लोन सिर्फ एल में है, करेक्ट। अब यहाँ पर कैश भी है और बैंक भी है। अब इसका क्या की पॉइंट है वो मैं आपको बता रहा हूँ, ताकि आप क्वेश्चन जब करोगे तो आपको इसको मैनेज करने में दिक्कत नहीं आएगी। ये के लिमिटेड ए लिमिटेड वाला क्वेश्चन बहुत लेंदी है, यदि एग्जाम में क्वेश्चन आया तो 16 मार्क्स से कम नहीं आएगा, और पेपर सेट का भरोसा नहीं, मॉड्यूल से कभी भी क्वेश्चन उठाकर रख सकता है चाहे वो 16 मार्क का हो। हम इसको भी इग्नोर नहीं कर सकते, भले ही एग्जाम में इसके चांसेस कम होते हैं इतने बड़े क्वेश्चन के, लेकिन करके तो जाना ही है। ये क्या है? अब यहाँ पर एल के लिमिटेड करके एक नई कंपनी बनाई जा रही है। एल के जो के और एल को एक्वायर करेगी, ये दोनों हो गई अमल गवर्नमेंट कंपनीज, और एल के हो गई अमल गवर्नमेंट कंपनी। टर्म्स ऑफ अमल कमीशन एल के टर्म से, एजम्पशन ऑफ लायबिलिटी ऑफ बोथ द कंपनीज, एजम्पशन ऑफ लायबिलिटी मतलब वो दोनों कंपनी की लायबिलिटी, मतलब ये लायबिलिटी, ये लायबिलिटी और ये लायबिलिटी, एजम्पशन ऑफ लायबिलिटी ऑफ बोथ द कंपनीज मतलब एल के कंपनी दोनों कंपनी की लायबिलिटी को अज्यूम कर लेगी, मतलब टेक ओवर कर लेगी। तो ये लायबिलिटी और ये लायबिलिटी दोनों एल के कंपनी एक्वायर कर लेगी, है ना। डिवेंचर के में है, लोन एल में है। असेट्स एंड लायबिलिटी आर टू बी टेकन ओवर एट बुक वैल्यू, असेट्स एंड लायबिलिटी आर टू बी टेकन ओवर एट बुक वैल्यू एक्सेप्ट इन्वेंट्री एंड डेटर फॉर विच प्रोविजन ऑफ 2% एंड 2.5% इज टू बी रेज्ड। सारी असेट लेना है बुक वैल्यू पर सिवाय इन्वेंट्री और डेटर के।
इसका मतलब यहां पर इस क्वेश्चन में गुडविल भी बुक वैल्यू पर लेनी पड़ेगी, यानी एल के कंपनी के को उसके गुडविल के लिए भी 80 देगी। जबकि मैं बताऊं, आपकी मान लो के कंपनी है, इन ऑनलाइन वालों की एल लिमिटेड है और मैं एल के कंपनी हूं, आपकी गुडविल आपकी बुक्स में 80,000 है। और गुडविल का मतलब होता है फ्यूचर जनरेशन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी प्रॉफिट, फ्यूचर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी प्रॉफिट जनरेटिंग कैपेसिटी ऑफ द कंपनी। यानी आपकी कंपनी लॉस में है, गुडविल जीरो हो गई आपकी। आपकी कंपनी प्रॉफिट कमाती है पर ऑर्डिनरी, गुडविल जीरो है। आपकी कंपनी प्रॉफिट कमाती है, वो भी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कमाएगी फ्यूचर में मेरे टेकओवर के बाद भी, तो मैं आपको गुडविल के लिए पेमेंट करूंगा। तो अब आपके टेकओवर के बाद भी गुडविल की वैल्यू हमेशा बदलती है, जैसे जैसे कुछ साल खत्म होते गुडविल कम होते जाती है। आपने एज 26 पढ़ा है कि गुडविल को हमें 5 सालों में राइट ऑफ कर देना चाहिए अनलेस अदरवाइज लॉन्गर पीरियड जस्टिफिएबल। तो ये गुडविल तो जनरली इसकी गुडविल की वैल्यू हर साल बदलती है, क्योंकि ये डिपेंड करती है फ्यूचर के एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी प्रॉफिट अर्निंग पर। तो आपके फ्यूचर अर्निंग प्रॉफिट सेम तो होते नहीं है, तो गुडविल की वैल्यू हर साल बदलती है। और स्पेशली मैंने पूरा क्वेश्चन लिखा नहीं, पर यदि यहाँ तो प्रॉफिट है तो गुडविल हो सकती है वैल्यू मेंटेन हो जाए। तो जनरली गुडविल जब मैं लेता हूं तो नई वैल्यू पे लेता हूं, गुडविल की वैल्यू हमेशा रिवाइज होती है, न्यू वैल्यू पे गुडविल रिकॉर्ड करता हूं मेरे यहां पर, आपकी बुक वैल्यू पे नहीं। लेकिन इस क्वेश्चन में क्या कहा गया, गुडविल को भी बुक वैल्यू पर लेंगे, क्योंकि डेटर और इन्वेंट्री के सिवाय सारी असेट मैं बुक वैल्यू पे लेना है, तो मुझे गुडविल भी लेनी पड़ेगी। तो आप इसको बहुत ऑर्डिनरी पॉइंट मत मानिए, यदि ये क्वेश्चन में ये पॉइंट नहीं होता तो मैं आपकी गुडविल को जीरो पे लेता, क्योंकि गुडविल की वैल्यू हमेशा रिवैल्यूएशन करना पड़ता है। आप तो आज जानते हैं, आज AS10 तो बोलता है कि आप टेंजिबल असेट प्लांट बिल्डिंग को भी हर साल रिवैल्यू करो, तो इंटेंजिबल को तो हर साल रिवैल्यू करना ही चाहिए। वो तो फ्यूचर अर्निंग प्रॉफिट पर डिपेंड करती है, तो वो तो हर साल बदलता है। तो गुडविल की वैल्यू हर साल बदलती ही है, पर इसने कहा है कि स्टेबल है, इसलिए मैं गुडविल को भी बुक वैल्यू पे लेना पड़ेगा। हाँ, स्टॉक 2% कम करके लेंगे, स्टॉक को 2% कम कर लेंगे और डेटर को लेंगे फुल वैल्यू पर नीचे 2.5% का लाइबिलिटी के रूप में प्रोविजन लेंगे, याद है आपको। तो पीसी में असेट लाइबिलिटी आएगी बुक वैल्यू पर, सिवाय इन्वेंट्री और डेटर। मतलब आपको ये जो लाइबिलिटी है, लोन, क्रेडिट और डिवेंचर, ये भी किस पे लेने हैं, ऑल असेट्स एंड लाइबिलिटी आर टू बी टेकन एट बुक वैल्यू। लाइबिलिटी भी किस पे लेनी है, बुक वैल्यू पर। आप कहेंगे सर इसमें इतना क्यों चिल्ला रहे हो, लिखा है तो ले लेंगे ना लाइबिलिटी को वैल्यू पर, लेकिन इसमें कोई की पॉइंट है इसलिए बता रहा हूं मैं। देखिए बेटा क्या है की पॉइंट, वो है इशू ऑफ, पॉइंट नंबर 5 पे आ गया सीधा मैं, इशू ऑफ सच अमाउंट ऑफ फुली पेड अप 6% डिवेंचर इन एलके एज इज सफिशिएंट टू डिस्चार्ज द 5% डिवेंचर इन के एट ए डिस्काउंट ऑफ 5% आफ्टर टेकओवर। मैं आपके जो 2 लाख के डिवेंचर है ना 5% वाले, उसके बदले मेरे 6% वाले फुली पेड अप डिवेंचर करूंगा, किस पर, क्या लिखा है। अब ये 5% डिस्काउंट पर रिडम्पशन है या इशू है, इसलिए बोलता हूं कि आपको मैंने पहले भी कहा था कि आप जल्दबाजी करते हैं और ये इशू या डिस्काउंट, इशू पर है या डिस्चार्ज पर, ये वर्ड एकदम क्रिस्टल क्लियर होता है, गलती आपकी जल्दबाजी से होती है। देखो बेटा अभी आपको क्लियर करता हूं, आप खुद रियलाइज करोगे कि हमने नहीं पढ़ा होता तो हम भी बोलते इशू ऑफ सच अमाउंट ऑफ फुली पेड अप 6% डिवेंचर इन के एज इज सफिशिएंट टू डिस्चार्ज द 5% डिवेंचर इन के एट डिस्काउंट। इशू के साथ डिस्काउंट वर्ड है या डिस्चार्ज के साथ है, इशू पहले आया उसके बाद फिर डिस्चार्ज वर्ड आ गया, डिस्चार्ज के बाद डिस्काउंट वर्ड आया, तो बताओ इशू डिस्काउंट पर है या डिस्चार्ज डिस्काउंट पर है, डिस्चार्ज। क्या आपको अपनी गलती समझ में आई, ये चीज मैंने आपको पहले बेसिक में बताई थी पर आपने उस बेसिक की धज्जियां उड़ाई है। मैंने कहा था ये वर्ड देखना चाहिए कि ये किसके साथ है, तो इशू के साथ डिस्काउंट वर्ड नहीं है, इशू ऑफ सच अमाउंट ऑफ फुली पेड अप डिवेंचर इन एलके एज इज सफिशिएंट टू डिस्चार्ज 5% डिवेंचर इन के एट ए डिस्काउंट ऑफ 5% आफ्टर टेकओवर। डिस्चार्ज 5% डिस्काउंट पर है, मतलब 2 लाख के आपके डिवेंचर को मैं 2 लाख नहीं देने वाला, 190 देने वाला हूं, मैं 1900 डिवेंचर इशू करूंगा, इशू एट पार है, मैं आपके 2000 डिवेंचर के बदले मेरे 1900 डिवेंचर पर उन्हें रिडीम कर दूंगा आफ्टर टेकओवर। इसका मतलब ये एक बहुत ही यूनिक क्वेश्चन है, जैसा क्वेश्चन मैंने अभी तक दुनिया में नहीं देखा। पहले बता दो ये वर्ड अजीब सा यूज कर रहा हूं, दुनिया में नहीं देखा मतलब, पर बोलना पड़ता है, ऐसा क्वेश्चन दूसरा है ही नहीं। अब मैं आपके डिवेंचर को
2 लाख के बदले में देने वाला कितना हूं? 190, 5% डिस्काउंट पर डिस्चार्ज करने वाला हूं, और इशू तो एट पार है, तो 1900 डिवेंचर करूंगा। तो आपके डिवेंचर की पेमेंट वैल्यू क्या हुई? 190। लेकिन पीसी निकालते वक्त यदि मैं लाइबिलिटी लेस करना पड़ेगा तो मुझे 2 लाख लेस करना पड़ेगा। ये अजीब सी बात है। अभी मैंने ऊपर सिखाया था कि ऑल लाइबिलिटी एट पेमेंट वैल्यू, ऊपर लिखाया था, पर मैं अपनी बात से पलट गया क्योंकि क्वेश्चन ने मुझे गलती करने मजबूर किया है। ऑल असेट्स एंड लाइबिलिटी आर टू बी टेकन ओवर एट बुक वैल्यू, सिवाय स्टॉक और डेटर के सब कुछ बुक वैल्यू पे लेना है। डिवेंचर को भी मुझे 2 लाख पे लेना पड़ेगा। यानी मैं आपका पीसी निकालूंगा तो असेट बुक वैल्यू भी लूंगा सिवाय स्टॉक डेटर के, लाइबिलिटी बुक वैल्यू भी लूंगा। भले मैं डिवेंचर को 190 देने वाला हूं, पेपर वैल्यू 190 है, 190, फिर भी मुझे 190 लेना चाहिए यूजुअली, पर मैं इस क्वेश्चन में 2 लाख पर लूंगा तो अजीब लूंगा। पीसी घटाऊंगा 2 लाख से, आपको 2 लाख कम दूंगा कि मैंने आपके 2 लाख के डिवेंचर लिए। मतलब हुआ ये होगा कि जब मैं क्वेश्चन बनाने वाले की दिमाग के ऊपर, ये कोई लॉजिकल क्वेश्चन नहीं है, लिया मैंने आपको कितने पर? 2 लाख पे। जब ले रहा था तब कितना तय हुआ था? 2 लाख। बाद में मैंने आपको बहला फुसला कर आपको 190 में रिडीम कर दिया, या बोलिए कि भाई 190 दूंगा। तो ये अजीब सी बात है, पर है, जबकि क्वेश्चन में ये पहले ही तय हो गया था। तो मैं आपका ये पहला और आखिरी क्वेश्चन है, यूनिक क्वेश्चन है, रेयर क्वेश्चन है, जिसमें क्या हो रहा है, लाइबिलिटी ली जा रही, पीसी निकालते हुए लाइबिलिटी घटाई जाएगी बुक वैल्यू पर यूजुअली घटाई जाती है पेबल वैल्यू पर। लेकिन इस क्वेश्चन में मुझे पीसी निकालते वक्त डिवेंचर को घटाना 2 लाख पे पड़ेगा, और रिकॉर्ड भी 2 लाख पे करूंगा। मैं अपने रिकॉर्ड भी 2 लाख पे करूंगा, लाइबिलिटी टेक ओवर करूंगा 2 लाख पर डिस्चार्ज करूंगा 190 पर। तो मेरी बुक्स में 10 का प्रॉफिट आएगा, वो प्रॉफिट जाएगा कैपिटल, क्योंकि मैंने आपके लिए डिवेंचर 2 लाख पर, पीसी घटाया 2 लाख और बाद में निपटा दिया उनको 190 पर, तो 10 का मुझे कैपिटल प्रॉफिट हो गया, वो जाएगा मेरे यहाँ कैपिटल रिजर्व में टेक ओवर के वक्त। ये बहुत यूनिक क्वेश्चन पॉइंट है जो ऑर्डिनरी नहीं है। आई थिंक समझ में आया होगा, यदि आपका जगह पर है तो दिमाग ठिकाने पे है तो समझ में आ गया होगा। ये पॉइंट बड़ा यूनिक था कि लाइबिलिटी यूजुअली लेते हैं पेबल वैल्यू पर यहाँ लेनी पड़ेगी बुक वैल्यू पर, और बाद में डिस्चार्ज जरूर 190 पे होगा। मुझे लाइबिलिटी रिकॉर्ड भी 2 लाख पे करनी पड़ेगी, बाद में उसको 190 पे डिस्चार्ज करूंगा तो 10 का मेरे यहाँ प्रॉफिट आएगा। ये पॉइंट भी इंपॉर्टेंट था जो आपको मैंने बता दिया। अब ये क्वेश्चन आपके लिए आसान हो जाएगा ये समझने के बाद। दूसरा, बाकी पॉइंट भी देखिए। हाँ, issue of 5 preference share of 20 each in LK at the rate of 18 paid up at a premium of ₹4 per share for each preference share of both। हर शेयर के बदले मैं अपने आप के और के और एल दोनों के प्रेफरेंस शेयर के बदले में आपके हर एक शेयर के बदले मेरे 5 शेयर दूंगा। आपके एक शेयर के बदले मेरे 5 शेयर दूंगा। हर शेयर 20 रुपए की फेस वैल्यू वाला है, पर उसकी पेड अप वैल्यू पर प्रीमियम 4 है। तो एक शेयर की वैल्यूएशन क्या हो? 20 + 4 24 या 18 + 4 22। आपको मैं शेयर दे रहा हूं, उस पर पेड अप 18 लिखा हुआ है, तो आपको फ्यूचर में मुझे 2 रुपए देने पड़ेंगे। तो आपको जो मैंने शेयर दिया वो तो 18 का ही दिया ना, क्योंकि फ्यूचर में 2 रुपए तो मैं आपसे वसूल करूंगा। तो मैंने आपको शेयर कितने मूल्य का दिया? 18, और उसकी मार्केट में प्रीमियम कितनी चल रही है? 4। तो एक शेयर का वैल्यूएशन क्या हुआ? 22। 18 + 4 22 याद आया? तो एक शेयर 22 रुपए का, एक शेयर 22 रुपए का, ऐसे में आपको 5 शेयर दूंगा। 22 × 5 110। आपके 100 रुपए के शेयर के बदले, आपके 100 रुपए के शेयर के बदले में आपको 110 रहा हूं, मतलब आपको हम 10% प्रीमियम पर रिडीम कर रहा हूं। आपको आपके 100 रुपए के प्रेफरेंस के बदले मैं आपको 110 के मेरे प्रेफरेंस शेयर दे रहा हूं, तो मतलब मैं आपका रिडम्पशन 10% प्रीमियम पे कर रहा हूं। फिर इशू ऑफ 6 इक्विटी शेयर ऑफ ₹20 ईच इन एलके एट द रेट ऑफ 18 पेड अप एट ए प्रीमियम ऑफ 4। वही 20 वाला शेयर, फेस पेड वैल्यू 18, प्रीमियम 4 फॉर पर शेयर फॉर इक्विटी। आपके हर एक शेयर के बदले में 6 इक्विटी शेयर दे रहा हूं। एक के बदले 6 और हर शेयर 22 रुपए का है। एक के बदले 6 और हर शेयर 22 का। अब ध्यान दे, इससे क्या लग रहा था? मैं आपको प्रेफरेंस वालों को एक के बदले 5 प्रेफरेंस शेयर दूंगा। क्या दूंगा ये भी तय है, कितना दूंगा ये भी तय है। आपके इक्विटी वालों को एक के बदले 6 इक्विटी शेयर दूंगा। क्या दूंगा ये भी तय है, कितना दूंगा। तो ऐसा लग रहा था पीसी पेमेंट मेथड से है, ऐसा लग रहा था पीसी पेमेंट मेथड से। क्या क्या दूंगा, कितना कितना दूंगा, दोनों का जवाब दिख रहा है। तो लग रहा था कि पीसी पेमेंट मेथड से निकलने वाला है, लेकिन एक वर्ड आ गया, ये सेंटेंस आ गया, तो पीसी का मेथड बदल गया। ये क्वेश्चन इतना आसान नहीं, जब पूरा क्वेश्चन पढ़ोगे तो पसीना आ जाते हैं। तो मैंने उसका की पॉइंट रखा है। इन एडिशन नेसेसरी कैश, कैश भी दूंगा आप लोग को, पर कितनी दूंगा ये नहीं दिया। तो कैश दूंगा
मोड ऑफ पेमेंट दिया पर क्वांटम हाइड कर लिया। नेसेसरी कैश दूंगा मतलब वो कैश कितनी दूंगा वो दिया हुआ नहीं है, तो पीसी यहां पर अब पेमेंट से नहीं निकल पाएगा। कैश दूंगा ये तय है पर कितनी दूंगा ये निकालना पड़ेगा, तो फिर पीसी पेमेंट मेथड से इन एडिशन necessary cash should be paid to equity shareholder as is required to adjust the right of shareholder of company in accordance with the intrinsic value of share of both the companies। इस सेंटेंस में बच जाइए या सेंटेंस फिर से पढ़ ले। इसके अलावा मैं आपको, आप इक्विटी शेयरहोल्डर हो, आपको मैं एक के बदले 6 इक्विटी शेयर दूंगा, एक के बदले 6 शेयर मेरे, आपका एक शेयर की फैसिलिटी 100 है, एक के बदले 6, 6 इंटू 22, 6 इंटू 22, मैं आपको आपके 100 रुपए के शेयर के बदले मेरे 132 रुपए के शेयर दे रहा हूं, तो भी आपका पेट नहीं भरा, तो भी आपकी इंट्रिंसिक वैल्यू संतुष्ट नहीं हुई, मतलब आपके शेयर की इंट्रिंसिक वैल्यू 132 से भी ज्यादा है। इसलिए मुझे उस बची हुई वैल्यू के लिए कैश देना पड़ रहा है। मैं बता दूं, मुझे याद है क्योंकि ये क्वेश्चन मैं करवा रहा हूं पिछले 35 सालों से। इसकी इंटरेस्ट वैल्यू मान लो के की आ रही है 140, के एक शेयर की इंटरेस्ट वैल्यू मान लीजिए 100, मुझे तो पता है 140 से आ रही थी और 140 आपकी है, अब वो निकालनी पड़ेगी। देखो गुडविल ली मैंने कितने पर, 80,000 पर, बाकी सारी एसेट भी बुक वैल्यू पर। हाँ, डेटर कितने कम करके, स्टॉक मैंने 2% कम करके लिया, ये स्टॉक मैंने ये 2.25 का था ना, ये स्टॉक 2.25 का था, लेस 2% स्टॉक लिया इतने पर। डेटर लिए 2.75 पर, उसके नीचे क्या बना दिया, प्रोविजन ले लिया, और ये लाइबिलिटी ली, क्रेडिटर लिए बुक वैल्यू पर। डिवेंचर भी किस पे लिए, पहली बार ऐसा जब मैंने 1.90 पेबल वैल्यू है फिर भी लिए बुक वैल्यू पर। ये आ गया पीसी फॉर शेयर होल्डर, तो ये पीसी हो गया। यदि हम सोचें तो पीसी तो ये हो चुका है, क्योंकि पीसी जब नेट एसेट से निकालना है तो पीसी असेट लेस, ये पीसी आ गया फॉर शेयर होल्डर। इसमें प्रेफरेंस वालों को आपको पता ना, एक के बदले 5, एक के बदले 5 थे 22 रुपए वाले, एक के बदले 5 तो 4,000 के बदले, एक के बदले 20,000 शेयर ना बेटा, यस, तो मैंने आपको 20,000 शेयर दिए 22 रुपए वाले, 4 लाख बेटा, 15,60,000 तो पीसी है असेट मेथड से, क्योंकि इंट्रिंसिक वैल्यू मतलब असेट ही होती है। इंट्रिंसिक वैल्यू में असेट लेस लायबिलिटी करके निकालते हैं इंट्रिंसिक वैल्यू, तो इंट्रिंसिक वैल्यू इज अनदर नेम ऑफ असेट मेथड। तो आपने असेट ली अग्रीड प्राइस पर, 2 असेट की वैल्यू बदली है, बाकी सब बुक वैल्यू पे कहा है, लायबिलिटी ली, पेबल वैल्यू पे ना लेते हुए बुक वैल्यू पे लेना मजबूरी है। ये आ गया पीसी फॉर शेयर होल्डर। इसमें इतना पीसी फॉर प्रेफरेंस शेयर होल्डर, तो इतना पीसी फॉर, तो इतना पीसी के बदले में क्या करें, एक के बदले 6, अच्छा सॉरी, ये निकाली मैंने इंटरेस्ट वैल्यू। 11 क्या है, नेट असेट अवेलेबल फॉर, ये है क्लेम ऑफ प्रेफरेंस शेयर होल्डर, प्रेफरेंस को 440 मिलने वाला है, तो इक्विटी को मिलने वाला है 11, डिवाइड किया के कंपनी के नंबर ऑफ शेयर से, तो इंटरेस्ट वैल्यू कितनी है 100। अब देखो प्रेफरेंस शेयर को एक के बदले 5, तो 4,000 के बदले 20 शेयर दे रहा हूँ, 440 रुपए दे रहा हूँ प्रेफरेंस वालों को। इक्विटी वालों को एक के बदले 6, तो 8 के बदले 48,000 शेयर 22 है, इतना मैं इक्विटी से देने वाला हूँ। पर ये मैं देने वाला हूँ ये तो पता पड़ गया, पर कैश वो अब निकलेगी। अब देखो एक शेयर की इंटरेस्ट वैल्यू कितनी, 140, और मैंने अभी एक शेयर पर 132 दिया, आपको ध्यान है, तो प्रति शेयर कितना कम पड़ रहा है, 140 रुपये आपके शेयर की इंटरेस्ट वैल्यू है, मैंने आपको एक के बदले 6 शेयर दे दिए, मतलब आपको 22 रुपये वाले 132 रुपये के शेयर दे दिए, करेक्ट। आपको मैंने 140 के बदले 132 रुपये के शेयर दे दिए, एक के बदले 6 शेयर, तो आपको 6 शेयर 22 वाले, तो भी कितना कम पड़ रहा है, 8 रुपये मुझे आपको नकद देना पड़ेगा। एक शेयर पे 8 रुपया, तो 8,000 शेयर पर 64,000 मुझे नकद देना पड़ेगा, ये 64,000 आपको नकद दे रहा हूं मैं। और दूसरा तरीका एक और था, पीसी कितना है 11, कुल पीसी 1560 फॉर शेयर होल्डर, ये पीसी फॉर प्रेफरेंस शेयर होल्डर, ये पीसी फॉर प्रेफरेंस शेयर होल्डर, ये पीसी फॉर इक्विटी शेयर होल्डर, और बचा हुआ कुल पीसी तो आने वाला है 15,60,000 का पीसी है नेट एसेट से, उसमें इतना प्रेफरेंस को प्रेफरेंस शेयर, इतना इक्विटी को इक्विटी शेयर, बचा हुआ कैश, ऐसे भी आ सकता था। ध्यान आया क्वेश्चन, क्या रिवीजन में इतना काफी है, वेरी गुड। तो ये हो गया आपका के लिमिटेड ए लिमिटेड के 2 की पॉइंट थे,
एक तो ये कैसे निकालना और एक वो डिवेंचर वाला पॉइंट, दोनों की पॉइंट मैंने उसमें बता दिए। बाकी क्वेश्चन में सारा क्वेश्चन तो करवाना नहीं, सिर्फ की पॉइंट बताना है आपको, ये भी हो गया। अब यहाँ पर लिक्विडेशन एक्सपेंसेस के बारे में वैसे मैंने आपको अभी बुक तो बताया है, आपको कुछ बचे हुए टाइम में, क्योंकि मैं अब बताऊंगा तो अभी इजी इजी चीज बता देता हूँ, इजी चीज बताता हूँ। एक है स्टैट्यूटरी रिजर्व, वो रिजर्व जो एज पर इनकम टैक्स एक्ट बनाए जाते हैं, एज पर लॉ बनाए जाते हैं, और जिन्हें बनाया जाता है एज पर लॉ टू ऑब्टेन सर्टेन इनकम टैक्स बेनिफिट। जब आपने इनकम टैक्स बेनिफिट ले लिया तो आपको इनकम टैक्स की कुछ शर्तें माननी पड़ती है, आपको एक रिजर्व बनाना पड़ता है और उस रिजर्व को मेंटेन भी करना पड़ता है। वो डिविडेंड के रूप में आप डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर सकते, तो वो रिजर्व आपको मेंटेन करना होता है आफ्टर सर्टेन अप टू सर्टेन ईयर। वो रिजर्व है, एक तो है फॉरेन प्रोजेक्ट रिजर्व, एक है एक्सपोर्ट प्रॉफिट रिजर्व, एक है डेवलपमेंट रिजर्व, इन्वेस्टमेंट अलाउंस रिजर्व और शिपिंग रिजर्व। ऐसा कोई भी रिजर्व दिख जाए तो इसका मतलब होता है ये है स्टैट्यूटरी रिजर्व। अब इन कैलकुलेशन ऑफ पीसी, अब इसके बारे में इसको समझते हैं। अब मैं थोड़ा सा अभी ज्यादा हो जाएगा, हाँ बस टेक ओवर एंट्री देख लो, क्योंकि टाइम 10:15 तक का है कि 10:15 तक का है। बस टेक ओवर एंट्री देख लो, बस सिंपल है। तो परचेजिंग कंपनी अपने यहाँ टेक ओवर जो करती है, वो कंपनी अपने यहाँ जो एंट्री करती है बहुत इजी है, तो जस्ट एक रिवीजन हो जाएगा तो आपको इजी होगा। परचेजिंग कंपनी इन द केस ऑफ परचेज, इन द केस ऑफ मर्जर नहीं, इन द केस ऑफ परचेज, पहला एंट्री होता है पीसी ड्यू करने का। ये है बंडल ऑफ असेट्स एंड, हमने बिजनेस खरीदा तो डेबिट व्हाट कम्स इन, आया क्या, बिजनेस आया, उसे डेबिट करो। और क्रेडिट द गिवर, बिजनेस दे कौन रहा है, वेंडर, कंपनी का लिक्विडेटर, क्योंकि मैं आपको पीसी नहीं देने वाला, मैं देने वाला उस, तो मैं जो पीसी देना दिखाऊंगा मेरी बुक्स में, आपको नहीं, प्रेफरेंस को नहीं, बल्कि उस लिक्विडेटर को, तो मैं अपने यहाँ लिक्विडेटर को क्रेडिट कर लूंगा क्योंकि मुझे बिजनेस उसी ने दिया है। तो डेबिट व्हाट कम्स इन एंड क्रेडिट द गिवर, तो एंट्री होती है बिजनेस परचेज टू लिक्विडेटर ऑफ वेंडर। फिर मैं आपका जो बिजनेस, पहले ये पीसी ड्यू करता हूं, ये जैसी डील हुई वैसे एंट्री कर लूंगा। डील पहले होती है और एक्चुअल टेक ओवर महीने 2 महीने बाद होता है, तो ये तो एंट्री कब हुई, एट द टाइम ऑफ डील, क्योंकि डील हो गई मतलब अब मुझे आपको अमाउंट देना तय है, तो मैं लाइबिलिटी क्रेडिट कर लूंगा। भली वो अब एक्चुअल जब बिजनेस टेक ओवर होगा, जब आप बुक क्लोज करोगे, आपके यहां से असेट लाइबिलिटी रवाना करोगे, तभी तो उनको मैं मेरी बुक्स में इनकॉर्पोरेट करूंगा। आप बुक क्लोज करोगे उसी दिन मैं एंट्री पास करूंगा। जो फिक्स्ड असेट टेक ओवर की है वो अग्रीड प्राइस पर आएगी, करंट असेट अग्रीड प्राइस पे आएगी। कैश यदि मैंने टेक ओवर की है, आपका कैश और बैंक भी टेक ओवर किया है तो वो भी आएगा। और मैंने जो जो लाइबिलिटी ली है टेकन ओवर एट पेबल वैल्यू पे आएगी, लाइबिलिटी किस पे आएगी, पेबल वैल्यू पर, और पीसी यहां पर आ जाएगा। अब यदि असेट आई 50 करोड़, लाइबिलिटी आई 10 करोड़, तो पीसी कितना होना चाहिए, पर मान लो पीसी 42 करोड़ है पेमेंट मेथड से, पीसी पेमेंट मेथड से 42 करोड़ है, तो 2 करोड़ क्या आ जाएगी, गुडविल आ जाएगी, कि मैंने आपको असेट ली है 40 करोड़, नेट असेट ली है 40 करोड़, पर पीसी में दिया है 42 करोड़, तो 2 करोड़ यदि पीसी ज्यादा दिया तो गुडविल और कम दिया तो कैपिटल रिजर्व। तो जब भी ध्यान रखे ये गुडविल या कैपिटल बैलेंस फिगर होता है सिर्फ पीसी पेमेंट मेथड निकला हो, तो ये बात इतनी आसान नहीं है जितना आसानी से आपने ये सर बोल दिया। यदि पीसी असेट लेस लाइबिलिटी करके नेट असेट से निकला था, तो यहां पर तो पीसी असेट 50 लाइबिलिटी 10, तो पीसी तो फिर 40 ही होगा ना। जब पीसी असेट, मतलब मैं क्यों ये पॉइंट मुझे ही क्लियर नहीं, तो कहां से क्लियर होगा आपको अभी। यदि सुनो, मैं बोल तो देता हूं, पर ये एक खतरनाक सा मंजर है जो मैं आखिरी में ले रहा हूं, जो आबेल मुझे मार वाली कहावत को सिद्ध कर रहा हूं। यदि मैंने असेट ली है 50 करोड़, लाइबिलिटी ली है 10 करोड़, और इस असेट में 3 करोड़ की गुडविल भी शामिल है, मैंने पीसी निकालते हुए गुडविल भी नई वैल्यू पे ले रखी है, तो पीसी हो गया। तो फिर गुडविल ये वाली 3 करोड़ पे तो आएगी ना, फिर गुडविल बैलेंस फिगर नहीं होगी, बल्कि जो पीसी में लिया वो तो होगी ना। तो जब पीसी नेट असेट से निकलता है तो गुडविल बैलेंस फिगर नहीं होती,
वो जो पीसी निकालते वक्त असेट मिली थी वही वैल्यू पे रिकॉर्ड करनी पड़ती है, ऊपर गुडविल आएगी, पर वो अननोन नहीं, बैलेंस फिगर नहीं, वो नोन थी जो हमने पीसी निकालते वक्त ली थी। लेकिन यदि पीसी असेट मेथड निकला और गुडविल आपने नहीं ली थी, मतलब आपने गुडविल के लिए पे नहीं किया, तो फिर गुडविल बैलेंस फिगर हो ही नहीं सकती। लेकिन यदि आपका असेट आपने 50 ली, लाइबिलिटी 10 ली, नेट असेट 40 ली और पीसी आपने निकाला है इसको देख के नहीं, पेमेंट देखकर, तो पीसी हो सकता 42 आ जाए, हो सकता है पीसी 39 आ जाए। फिर यदि पीसी ज्यादा है तो बैलेंस फिगर गुडविल होगी और कम है तो, मतलब कब गुडविल और कैपिटल बैलेंस फिगर आएगा तय है जब पीसी पेमेंट मेथड से हो। तो परचेज कंपनी में या तो गुडविल या कैपिटल आना लगभग लगभग तय है। लेकिन यदि पीसी असेट मेथड से निकाला गया था तो गुडविल तभी आएगी जब पीसी निकालते वक्त ली गई हो, और उतनी आएगी जो आपने पीसी निकालते वक्त ली थी, वो अननोन नहीं होगी, वो बैलेंस फिगर नहीं होगी। ये बात शायद आपको शायद हजम ना हो, पर ये हकीकत है, ये सही है। क्या समझ में आया? उसके बाद फिर आप क्या करते हो, कॉमन डेब्ट कैंसिल करते हो। यदि आपको देना है, मैं ए कंपनी हूं, आप बी कंपनी है, मैं आपको टेक ओवर कर रहा हूं, तो या फिर जो भी है, तो आपके क्रेडिटर, मतलब आपको मुझे कुछ देना था, तो आपके लिए वो क्रेडिटर था, मेरे लिए वो डेटर था। अब आपके क्रेडिट भी मेरे क्रेडिट हो गए, आपकी लाइबिलिटी मेरी लाइबिलिटी, क्योंकि मैंने आपको टेक ओवर कर लिया, तो अब लाइबिलिटी भी मेरे यहाँ है और डेटर भी मेरे यहाँ है, क्रेडिट भी मेरे यहाँ है, तो मैं क्या करूंगा, कैंसिलेशन ऑफ कॉमन डेट। पता ही होगा आपको, याद है, बहुत ईजी है। दूसरा, आप ए कंपनी हो, आप बी कंपनी हो, दोनों को मैंने टेक ओवर कर लिया, आपको इनसे लेना था, आपके लिए डेटर है, आपके लिए क्रेडिटर है, और वो मैंने टेक ओवर कर लिया दोनों को, मैं अमलगमेटेड कंपनी हूं, अमलगमेटेड, तो आपके डेटर भी मेरे पास आ गए, आपके क्रेडिटर भी मेरे पास आ गए, तो मैं लाने के बाद पहले टेक ओवर एंट्री कर लूंगा, उसके बाद लास्ट में मैं दोनों को कैंसिल कर दूंगा। और ध्यान देना, कॉमन डेट का पीसी में कोई इंपैक्ट नहीं आता, वेंडर कंपनी में कोई इंपैक्ट नहीं आता, सिर्फ परचेजिंग कंपनी अपने यहां टेक ओवर की सारी एंट्री करने के बाद एट लास्ट कॉमन डेट कैंसिल करती है। परचेजिंग कंपनी में ही इसका एडजस्टमेंट होता है, वेंडर कंपनी में कुछ नहीं होता, पीसी में कुछ नहीं होता, सिर्फ कॉमन डेट कैंसिल होता है परचेजिंग कंपनी में, वो भी सारी एंट्री हो जाने के बाद। इज इट क्लियर? ये सब मैंने एग्जाम्पल बताए हुए हैं। एलिमिनेशन ऑफ अनरियलाइज्ड प्रॉफिट। यदि सुनना, मैं ये कंपनी, आप भी कंपनी, मैंने आपको 10 लाख का माल बेचा था 12 लाख में, मैंने 2 लाख का प्रॉफिट कमा रखा था, मेरे यहाँ वो पीएल में पड़ा हुआ है, वो माल आपके यहाँ कितने पर है, 12 लाख पर है। 12 लाख आपके लिए क्या है, कॉस्ट, मेरे लिए क्या है, सेल प्राइस 12 लाख। समझ में आ रहा है? इंग्लिश में नहीं बोल रहा हूं, नहीं, 12 लाख। 10 लाख का गुड्स मैंने 12 लाख में बेचा, 2 लाख का प्रॉफिट बुक किया, मेरे यहाँ 2 का प्रॉफिट पीएल में पड़ा हुआ है, आपके लिए कॉस्ट 12 लाख है, मेरे लिए सेल प्राइस है 12 लाख। उसमें से आधा गुड्स आपने बेच दिया, आपके यहाँ 6 बचा हुआ है, 6 अभी भी, अब आपको मैं टेक ओवर कर रहा हूं, तो मैंने आपका इन्वेंट्री 6 पे ले लिया, क्योंकि आपके लिए तो कॉस्ट 6 ही थी, तो मैंने मैंने आपको, आपके लिए तो कॉस्ट 6 है ना, तो मैंने आपको कितने में टेक ओवर कर लिया, आपका इन्वेंट्री 6 में टेक ओवर कर लिया, तो मेरे यहाँ स्टॉक कितने पे आ गया टेक ओवर के बाद, 6 पर आ गया है अब। लेकिन अब मुझे पता पड़ा कि अरे यार, ये 6 तो मेरे लिए सेल प्राइस है, इसमें मेरा 1 लाख का प्रॉफिट जुड़ा है जो अनरियलाइज है। आपने 6 का माल तो बेच दिया 7.5 लाख में, मेरा बचा हुआ आधा माल 6.5 का तो आप 7.5 में बेच चुके हो, तो वो तो रियलाइज। लेकिन जो आपके अनसोल्ड गुड्स है, बचा हुआ आधा 6 लाख का, वो मेरे यहाँ आया, उसमें मेरा खुद का प्रॉफिट जुड़ा हुआ है 1 लाख, तो वो मेरे लिए क्या है, अनरियलाइज। तो AS 14 कहता है उसको भी एलिमिनेट करो, क्योंकि मेरे लिए 6 लाख क्या थी, सेल प्राइस, तो मैं अपनी इन्वेंट्री अपनी सेल प्राइस पे कैसे बैलेंस शीट में शो कर सकता हूं। तो AS 14 क्या बोलता है, हटाओ इस अनरियलाइज प्रॉफिट को, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, वो 1 लाख का प्रॉफिट जो इन्वेंट्री जुड़ा है वो क्रेडिट करना पड़ेगा। मैं इन्वेंट्री को क्रेडिट करूंगा, इन्वेंट्री को मैं 1 लाख से क्रेडिट करूंगा, फिर गुडविल या कैपिटल डेबिट करूंगा, जबकि प्रॉफिट मेरा कहां पड़ा है, P&L में, उसको कम नहीं करूंगा, क्योंकि वो तो मैं कमा चुका हूं पहले ना। ये तो अमल कवच की वजह से हुआ एक एडजस्टमेंट है, तो इसको मैं क्या करूंगा, इन्वेंट्री क्रेडिट, डेबिट क्या करूंगा, गुडविल या कैपिटल डेबिट करना पड़ेगा, ध्यान रखिएगा। दूसरा, इसका एक शॉर्टकट भी है, यहां में जब आप इन्वेंट्री ला रहे हो ना, उसी वक्त मैं इन्वेंट्री को 5 पे रिकॉर्ड कर लूं, लाते वक्त किस पे रिकॉर्ड कर लूं, तो मुझे बाद में 1 लाख का फिर हटाने की जरूरत, तो अपने आप 1 लाख से गुडविल कैपिटल एडजस्ट होके आएगी, पर ये मैं गलत मानता हूं, क्योंकि इसमें आपकी एक एंट्री कम हो जाएगी, आपको
यदि एक एंट्री कम होगी तो कहीं वो एक नंबर का आपका नंबर ना कट कर ले, तो मैं तो कहूंगा कि लाओ कितने पर, पहले 6 लाख पर, और बाद में प्रॉफिट को एलिमिनेट करो, स्टॉक को 1 लाख से क्रेडिट करो और गुडविल या कैपिटल को डेबिट करो, पीएनएल को नहीं, गुडविल या कैपिटल टू स्टॉक एंट्री करनी पड़ेगी। करेक्ट? ये है एलिमिनेशन ऑफ अनरियलाइज्ड प्रॉफिट एट द परचेजिंग कंपनी एज पर एज 14। अब आज इतना काफी है। क्या आपको यही स्पीड, यही तरीका ठीक लग रहा है? पर अब आपकी मॉरल एंड लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि घर जाकर जितने क्वेश्चन मैंने बताए यहां तक सारे कर लो, यहां तक के सारे क्वेश्चन जितने मैंने बताए ये सारे डिस्कस हो, ये तो कम से कम कर लो। आज में आपको इतने क्वेश्चन कर लोगे तभी आपको अगला बेनिफिट मिल पाएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट क्लास रखेंगे जल्दी ही, तब तक आपको और बहुत लेट नहीं करूंगा आपकी बार, नहीं तो फ्लो डिस्टर्ब हो जाएगा। मुझे एक आध दिन में ही क्लास रखनी पड़ेगी, तो आपको आज ये क्वेश्चन कर लेना चाहिए, आज ही। हो सकता है मैं क्लास कल रख लूं। हाँ, डाउट पूछ लो बेटा, आप अलग से पूछ लो, आ जाए। थैंक यू।